नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बहुत ही ज्यादा डरा देने वाली हॉरर कहानी में। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ सच्ची घटित भूतिया कहानी। आज की जो स्टोरी है बहुत ही ज्यादा डरावनी, रूह को कपा देने वाली कहानी है। तो चलिए बिना देर किए इस कहानी को स्टार्ट करते हैं और बताते हैं किसके साथ क्या घटित हुई। दोस्तों, रुपेश नाम का एक लड़का था जो कि राजस्थान में रहता था। वह अपने पूरे गांव में ठीक ठाक पढ़ा लिखा था, इसीलिए गांव वालों ने उसे मुखिया बना दिया। मुखिया बन जाने के बाद से उसके पास प्रॉपर्टी अच्छा खासा आ गया और वह फैसले भी अच्छा करता था, न्याय वगैरह भी अच्छा करता था। रुपेश नेचर वाइज बहुत ही बढ़िया था, दिखने में भी वो काफी अच्छा था। रुपेश के लिए बहुत सारे रिश्ते आ रहे थे, लेकिन वह सारी लड़कियों को मना कर दे रहा था क्योंकि वह अपने बराबरी की लड़की ढूंढ रहा था। कोई लड़की हो जो अच्छी खासी पढ़ी लिखी हो, सुंदर हो, जिसे वह पसंद कर सके, प्यार कर सके, इस टाइप की वो लड़की ढूंढ रहा था। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि रुपेश की शादी एक ऐसी लड़की से हो गई जो कि एकदम से अनपढ़ थी, पढ़ी लिखी नहीं थी, गांव की थी, गांव के कामकाज जानती थी, बाहर के बारे में कुछ भी नहीं पता था। रुपेश उसको बिल्कुल भी पसंद नहीं करता था। रुपेश की जिससे शादी हुई उसका नाम मधुबाला था। मधुबाला जो थी वह रुपेश की मौसी की ननद की बेटी थी। रुपेश की मौसी को कोई भी बच्चा नहीं था, तो उन्होंने मधुबाला को बचपन में ही अपनी ननद से गोद ले लिया था। तो मधुबाला की पूरी परवरिश रुपेश की मौसी ने किया, कन्यादान भी उन्होंने ही दिया। रुपेश अपनी मौसी को मना नहीं कर पाया शादी से, क्योंकि रुपेश की मौसी रुपेश को बहुत मानती थी और उन्होंने बोला कि बेटा, मेरी आखिरी इच्छा है कि तू मधुबाला का ध्यान रखे, अपने घर में रखे, मैं ऐसा चाहती हूँ। तो रुपेश ने बोला कि ठीक है मौसी, जैसा तुम चाहती हो वैसा ही होगा। रुपेश ने मन मारकर मधुबाला से शादी कर लिया, उसको घर लेकर आया। जब उसने घूंघटा हटाकर मधुबाला को देखा तो उसने उसको अपनाने से मना कर दिया। उसने अपनी माँ को बोला कि देखो माँ, ये मेरी वाइफ है, अब जैसा हो तैसा हो, शादी तो हो गया है, ये घर में ही रहेगी, लेकिन मैं इसे कभी भी अपनी बीवी स्वीकार नहीं करूंगा। यह बोलकर वह बाहर चला गया। बाहर जाकर अपने दोस्तों के साथ बैठकर बहुत ज्यादा उसने ड्रिंक किया और अपने दोस्तों से सारी स्टोरी बता दी कि देखो, मैंने दबाव में शादी कर लिया है, बहुत ही गंदी लड़की घर पे आ गई है जो कि बिल्कुल भी मेरे लायक नहीं है, मैं उसे नहीं अपनाने वाला। दोस्तों ने बोला कि अब क्या करेगा, तेरे सपने का क्या होगा, जो तूने सुंदर और सुशील लड़की ढूंढा था उसका क्या होगा। फिर रुपेश ने बोला कि मुझे नहीं पता, जो होना था वो तो हो गया, आज के बाद मैं अपने काम पे ध्यान दूंगा, कभी भी मैं घर और आंगन में नहीं जाऊंगा। रुपेश ने जैसा बोला वैसा ही किया। वह घर के अंदर नहीं जाता था, अपनी वाइफ से नहीं मिलता था। वाइफ कुछ बोले तो वह सारी बातें सुन लेता था, उसका काम कर देता था, लेकिन डिस्टेंस मेंटेन करके चल रहा था। एक दिन की बात है, रुपेश की माँ किसी की शादी अटेंड करने के लिए चली गई, तो उन्होंने रुपेश को बोला कि देखो, बहू घर पे है तो तुम उसका ध्यान रखना, आज तुम बाहर मत सोना, आंगन में सो जाना, क्योंकि अगर वह डर गई तो प्रॉब्लम हो जाएगा। पूरे घर में हम तीनों के सिवा कोई नहीं है, तो तुम अंदर मत सो, अगर तुमको पसंद नहीं है तो रूम में मत जाओ, लेकिन एटलीस्ट उसके गेट के सामने आंगन में तो सो जाओ। रुपेश बोला कि ठीक है माँ, जैसा तुम चाहती हो वैसा हो जाएगा, लेकिन तुम जल्दी आ जाना। यहाँ पर रुपेश की माँ ने बोला कि ठीक है बेटा, लेकिन तुम बहू का ध्यान रखना, उससे लड़ना मत, झगड़ना मत, अगर वह कुछ बोले तो चुपचाप सुन लेना। यह बोलकर रुपेश की माँ चली गई। रुपेश जो था उसने बाहर से आवाज दिया और बोला कि सुनती हो, मैं बाहर जा रहा हूँ, अपने दोस्तों के पास आ जाऊंगा टाइम से, तुम गेट बंद करके अंदर ही रहना, मेरा जाना जरूरी है, मेरे दोस्त बुला रहे हैं। तो अंदर से आवाज आई कि ठीक है, आप जल्दी आ जाइएगा, क्योंकि मुझे अकेले रहने की आदत नहीं है, मुझे बहुत ज्यादा डर लगता है। फिर रुपेश अपने दोस्तों के
पास जाकर बहुत ज्यादा ड्रिंक कर लिया, उससे चला भी नहीं जा रहा था, वह ठीक से खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। कैसो कैसो उसके दोस्त उसके घर उसको लाके छोड़ दिए। रुपेश जो था वह भूल चुका था कि उसको आंगन में सोना है या बाहर सोना है, उसको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। वह डायरेक्ट अंदर रूम में चला गया और उसने कहा कि देखो मुझे बहुत तेज की भूख लगी है, कुछ हो तो दो खाने के लिए। फिर मधुबाला ने रुपेश को खाना दिया, रुपेश खाया और वहीं पर उसकी ही बेड पर लेट गया। अब मधुबाला को समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करे, कैसे इन्हें उठाए, कैसे बाहर भेजे, ये तो बहुत ही ज्यादा नशे में है। मधुबाला ने कोशिश किया कि उठा के बाहर भेज देते हैं, आंगन में मतलब लेटा देते हैं, नहीं तो क्या होगा कि कल सुबह यह मुझ पे चिल्लाएंगे। और मधुबाला ने खुद को यह बता दिया था, यह मान लिया था कि ये कभी भी मेरे नहीं हो सकते। लेकिन कहते हैं ना, किस्मत में जो लिखा होता है वो तो होता ही है। यहाँ पर जैसे ही मधुबाला ने रुपेश को उठाने की कोशिश की, रुपेश जो था ना आधी नींद में था, उसने देखा कि मधुबाला उठा रही है, तो वह मधुबाला को टच करते ही उसके अंदर में एक अजीब टाइप की फीलिंग आई। पहली बार उसने किसी लड़की को टच किया था और वह खुद को कंट्रोल नहीं कर पाया। उसके बाद जो होना था वो तो हो गया। पूरी रात मधुबाला और रुपेश रूम में ही थे। मधुबाला की जब सुबह में आंख खुली तो वह चली गई किचन का काम करने। जब रुपेश उठा तो उसको लगा कि हो सके मैं घर में आके सो गया हूँ, मुझे पता नहीं है। उसको बिल्कुल भी महसूस नहीं हुआ कि उसने रात में क्या किया है। फिर रुपेश कमरे से बाहर निकला और जहाँ उसको जाना था चला गया। रुपेश की माँ जब इवनिंग में आई तो उसने बहू से पूछा और बेटा से पूछा कि सब कुछ सही रहा ना, कोई प्रॉब्लम तो नहीं ना। तो दोनों ने बोला कि नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इधर मधुबाला मन ही मन खुश हो रही थी कि चलो फाइनली कैसो भी मेरे पति मेरे तो हुए, आज के बाद से वे धीरे धीरे मेरे पास आएंगे। कुछ भी हो, मेरा जो प्यार है ना उन्हें खींच के लाएगा। लेकिन मधुबाला को नहीं पता था कि रुपेश को कुछ भी याद नहीं है। उसने जो कुछ भी किया था वह नशे की हालत में किया था। फिर धीरे धीरे टाइम बीता। 1-1.5 महीने बाद मधुबाला को पता चला कि वह माँ बनने वाली है। इधर मधुबाला की सासू माँ को झटका लगा। उन्होंने सोचा कि मेरा बेटा कभी भी घर में नहीं गया, कोई बाहर का इंसान नहीं आया घर में, यह प्रेग्नेंट हुई तो हुई कैसे। फिर डरते डरते रुपेश की माँ ने रुपेश को बताया कि देखो तुम्हारी वाइफ प्रेग्नेंट है, ऐसा ऐसा है। तो रुपेश को झटका लगा और उसने बोला कि नहीं माँ, यह मेरा बच्चा नहीं है, मैंने कुछ भी नहीं किया है, मैं तो कभी उसके पास भी नहीं गया। तुम तो जानती हो ना कि मैं बाहर सोता हूँ, यह कैसे हुआ मुझे नहीं मालूम माँ, मैं उसको नहीं अपना सकता, तुम्हें जो करना हो करो। रुपेश अपनी माँ पे चिल्लाया। यहाँ पर रुपेश की माँ ने रुपेश को समझाया और बोला कि देखो बेटा, जो भी है जैसा भी है उसको अपनाना पड़ेगा, वरना हमारे समाज में क्या इज्जत रह जाएगी, लोग अलग अलग तरह की बातें बनाएंगे। और वैसे भी तुम्हारी शादी को कुछ टाइम हो गया है तो लोग मुझसे सवाल कर रहे हैं, तो ठीक है ना, उसे अपना लेते हैं। यहाँ पर जो रुपेश था उसको समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। उसने अपनी माँ को बोला कि ठीक है माँ, तुम्हें अपनाना है तुम अपना लो, मैं नहीं अपनाऊंगा, मैं जा रहा हूँ। रुपेश की माँ बार बार पूछ रही है कि कहाँ जा रहे हो, बताओ तो सही। लेकिन उसने बताया नहीं। अपनी माँ का हाथ झटकार कर छुड़ा कर वह बहुत ही दूर चला गया। धीरे धीरे जाते जाते वह कोलकाता पहुँच गया और वह वहां पर काम ढूंढ के काम करने लगा। रुपेश अंदर ही अंदर मन ही मन सोच रहा था कि मधुबाला जो है वह कैरेक्टर की कितनी ज्यादा खराब है। मुझे लगा कि मैं उसे टच नहीं करूंगा तो वह घर में रहेगी, शरीफ होगी, लेकिन वह ऐसी नहीं है, मेरी सोच से एकदम अलग है। पक्का उसका अफेयर होगा किसी न किसी के साथ। मतलब वह बहुत तरह की बातें सोच रहा था और कोलकाता में काम कर रहा था, वहीं रह रहा था। कुछ दिनों बाद रुपेश की मुलाकात एक लड़की से हो जाती है जिसको रुपेश बहुत ज्यादा पसंद करता है और उस लड़की का नाम था रानी।
रानी जो थी वह भी रुपेश को पसंद करने लगी और इन दोनों ने मंदिर में शादी कर लिया। रानी को नहीं पता था कि रुपेश की एक और वाइफ है जो कि पहले से है, घर पे है और वह प्रेग्नेंट है, ऐसा कुछ भी उसको नहीं पता था। रुपेश और रानी एकदम से साथ में रहने लगे और यहाँ पर रानी भी प्रेग्नेंट हो गई, उसको एक बहुत ही सुंदर सा बेटा हुआ। रुपेश को ऐसा लगा कि मुझे घर जाना चाहिए, अपने माँ के पास जाना चाहिए और माँ को बताना चाहिए कि माँ मैंने दूसरी शादी कर ली, वो भी अपने पसंद की लड़की से। लेकिन वह डर रहा था कि माँ उसे उल्टा सीधा ना बोले, कहीं ऐसा ना हो कि माँ घर से बाहर निकाल दे। लेकिन डरते डरते वह घर पहुंचा और उसने अपने अंदर हिम्मत रखी और सोचा कि माँ को जब मैं अपना बेटा दिखाऊंगा तो वह अपना ही लेगी, क्योंकि उसको भी तो वारिस चाहिए ना घर चलाने के लिए। जैसा रुपेश ने सोचा ठीक वैसा ही उसने किया। गांव आया रानी और बच्चा के साथ, उसने अपनी माँ के गोद में बच्चा रख दिया। यहाँ पर रुपेश की माँ के पास कोई ऑप्शन नहीं था, उन्होंने रानी को और उस बच्चे को अपना लिया। यहाँ पर रानी को पता चला कि मधुबाला जो है वह रुपेश की पहली वाइफ है और उसको एक बेटी है, तो रानी के तो होश ही उड़ गए। रुपेश ने बहुत ही समझा बुझाकर रानी को रखा और पूरा का पूरा सिचुएशन बताया कि देखो यह मेरा बच्चा नहीं है, इसीलिए मैंने इसको छोड़ा, इसका अफेयर किसी और के साथ चल रहा है, तो ये मेरी वाइफ नहीं है, मैं कभी भी इसके पास नहीं गया, ना ही आगे जाऊंगा, बस यह मेरी जिम्मेवारी है जो कि मेरी मौसी ने मेरे गले में बांध दी है, तो मुझे पूरा करना है, प्लीज तुम इसे करने दो। यहाँ पर मधुबाला अंदर ही अंदर रो रही थी, उसको नहीं समझ रहा था कि मैंने ऐसी कौन सी गलती की है जिसकी मुझे ये सजा मिल रही है। रानी जो थी वो शहर की थी और वह बहुत ही ज्यादा ताना वगैरह देती थी। तो एक दिन मधुबाला ने क्या किया कि कुएं में कूदकर खुद को खत्म कर लिया। जो मधुबाला की बेटी थी उसको उन्होंने अपनी सासू माँ को सौंप दिया कि इसकी परवरिश आप कीजिए, इससे ज्यादा बेइज्जती मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। यहाँ पर रुपेश की माँ ने उस छोटी सी बच्ची का जिम्मा लिया और उसने उसकी परवरिश वगैरह किया और उसका नाम रीना रखा। रीना धीरे धीरे बड़ी होने लगी और साथ में उसका सौतेला भाई जो था वो भी धीरे धीरे बड़ा होने लगा और यह बात पूरे गांव में फैल गई कि जो रीना है वह अपने बाप यानी रुपेश की बेटी नहीं है, वह किसी की नाजायज बेटी है। रीना को बहुत ही ज्यादा तकलीफ होता था जब लोग उसे ताना वगैरह देते थे, फिर भी बेचारी चुपचाप सुन लेती थी, कुछ भी नहीं बोलती थी, घर का सारा काम करती थी। रानी अपने बेटे को पढ़ाई लेकिन अपनी सौतेली बेटी को नहीं पढ़ाया। यहाँ पर बच्चे धीरे धीरे बड़े हो गए, शादी करने के लायक हो गए। रुपेश ने बेटी के लिए रिश्ता देखने की कोशिश किया लेकिन कोई भी परिवार अपनाने के लिए तैयार नहीं था। फिर हार कर रुपेश को अपने बेटे जिसका नाम राजा था उसकी शादी करनी पड़ी। जब राजा की शादी हुई और उसकी वाइफ आई तो उसने अपनी ननद को अपनाने से मना कर दिया। घर में अकेले एक लड़की थी जो कि कैसो कैसो जी रही थी, उसको जीने का बिल्कुल भी मन नहीं करता था, लेकिन उसकी दादी जो थी ना वह सहारा बनी हुई थी। यहाँ पर रीना अपनी दादी का फेस देखकर जिंदा थी। रीना की जो सौतेली भाभी थी उसका नाम था सुरुचि। सुरुचि ने एक दिन अपने सास को, ससुर को, दादी सास को, पति को सबको इकट्ठा करके बोला कि मेरा एक भाई है जो कि थोड़ा मोड़ा सीधा है, लोग उसे पागल बोलते हैं, लेकिन मुझे पता है कि मेरा भाई ठीक है, क्या आप लोग रीना की शादी उससे करा सकते हैं? क्योंकि रीना को कोई और लड़का तो करेगा नहीं, पूरे गांव में यह फेमस हो गई है नाजायज औलाद के तौर पे और यह मेरे घर जाएगी तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम लोग इसे अपना लेंगे। आखिर मेरे भी मायके में घर परिवार को बढ़ाना है, तो आपके यहाँ एक कमी है तो मेरे यहाँ भी एक कमी है कि मेरा भाई सीधा है, दिमाग से भोला है। तो रुपेश ने सोचा कि कर देना चाहिए क्योंकि रीना जो है वह मेरी बेटी तो है नहीं। दूसरी बात कि उसकी कहीं भी शादी फिक्स नहीं हो रही है, हम सालों से ढूंढ रहे हैं, कोई रिश्ता नहीं मिल रहा है, तो बेहतर है कि शादी कर देना चाहिए। फिर रीना की
और सुरुचि के भाई से शादी हो गई। रीना को नहीं पता था कि जो लड़का है बहुत ही ज्यादा पागल है। घर जाने के बाद से रीना को महसूस हुआ जो लड़का था ना वह मारना पीटना चालू कर दिया। पहले ही रात को गाली वगैरह देना स्टार्ट कर दिया। मतलब जो उसकी पागलपन था ना वह छुपा नहीं पाया। यहाँ पर रीना की सासू माँ ने अपने बेटे को बहुत ही ज्यादा समझाया कि बेटा तुम्हें ऐसे ऐसे करना है, वो तुम्हारी वाइफ है और तुम्हें बच्चा पैदा करना है। रीना के पास कोई ऑप्शन नहीं था, उसने अपने पति को उसी कंडीशन में अपना लिया। लेकिन कब तक? उसकी जो जिंदगी थी पहले से ही नर्क थी, लेकिन ससुराल जाने के बाद से उसे और भी प्रॉब्लम होना स्टार्ट हो गया। सुरुचि के भाई, उसकी माँ, उसके और भी बहन, सारे लोग रीना को कमरे में बंद रखते थे, खाना पीना नहीं देते थे। सिर्फ उसी समय कमरा खोलते थे जब उस पागल लड़की को रूम के अंदर जाना होता था। वो भी अंदर जाके जो करना होता था करता था, बाद में मार पीट के उसे बाहर निकाल देता था। जो रीना थी वह जब बर्तन धोती थी तब जो जूठा उठा रहता था वही खा के अपना पेट पालती थी। धीरे धीरे समय बीता, रीना का जो शरीर था बहुत ही ज्यादा गल गया था और वह प्रेग्नेंट हो गई। उसे जैसे ही पता चला कि प्रेगनेंसी है तो वह खुशी खुशी अपनी सासू माँ को बताई कि हो सके बच्चे के मोह में मेरी सासू माँ मुझे छोड़ दे, मुझे खाना दे, क्योंकि भूख बर्दाश्त नहीं हो रही थी। लेकिन हुआ क्या, एकदम से उल्टा हो गया। उसे खाना तो मिलता था लेकिन गाली गलौज मार के साथ मिलता था। रीना की सासू माँ को भी यह चीज खटकती थी कि यह किसी की नाजायज औलाद है। यही बोल बोल के वह बहुत ही ज्यादा ताना मारती थी। रीना ने भी बहुत दिनों तक बर्दाश्त किया, लेकिन धीरे धीरे कुछ कुछ बोलने लगी। जब रीना जवाब देती थी तब पूरा परिवार उससे उल्टा करके मारता था। घर में अंधेरे कमरे में बंद कर देता था, पैरों में रस्सी बांध कर रखता था, मुंह पे टेप मारता था ताकि वह चिल्ला ना सके, किसी को बता ना सके। उससे इतना ज्यादा काम करवाते थे कि उसकी पूरी हड्डी तक दिखने लगी थी। एक दिन की बात है, रीना ने अपने पति को प्यार से मनाया, फुसलाया और अपने हाथ की रस्सी खुलवा ली। उसके दिल और दिमाग में बस एक ही चीज चल रहा था कि मैं इस बच्चे को जन्म नहीं दूंगी। हो सके मेरे साथ ये लोग इतना बुरा कर रहे हैं तो कल को यह इस बच्चे के साथ भी बुरा करे, और जो चीज मैंने भुगता है मेरा बच्चा नहीं भुगतेगा। यहाँ पर बेचारी बहुत ही ज्यादा अपनी जिंदगी से परेशान थी। उसने जैसे ही आजादी पाई वह अपने घर के सामने वाले कुएं में कूद गई और कूद कर खुद को इस दुनिया से मुक्त कर लिया। दोस्तों, पहले के समय में क्या होता था कि लोग कुएं से पानी निकालकर घर का काम करते थे और घर की जो बहुएं होती थी वो बाहर नहीं जाती थी। उनके घर के मेंबर जैसे कि सासू माँ हो गए, ससुर हो गए, पति, ननद, ये सारे लोग ना कुएं से पानी निकाल कर देते थे तो घर के अंदर औरतें काम करती थी। तो यहाँ पर रीना की सासू माँ सुबह सुबह गई कुएं से पानी निकालने के लिए, तो उन्होंने देखा कि कुएं में एक औरत डूबी पड़ी है। जब उन्होंने गौर करके देखा तो उन्होंने देखा कि रीना है। उनको झटका लगा, उनको ऐसा लगा कि अगर गांव में किसी को पता चल गया कि रीना ने खुद को ऐसा ऐसा किया है तो उनको सरपंच छोड़ेगा नहीं। फिर उन्होंने अपनी बेटी और बेटा के साथ मिलकर रीना को बाहर निकाला और बाहर निकालने के बाद से उसको अच्छे से पैक किया। पैक करने के बाद से बहुत ही दूर ले जाकर खाड़ी में उसे छोड़ाई ताकि किसी को भनक ना लगे। अगर अड़ोस पड़ोस पूछेगा रीना के बारे में तो बोल देंगे कि बहू रानी घर में है, कौन सा बाहर रहती है, जो लोग उसको नोटिस करेंगे। जब रीना की बॉडी को ये लोग फेंक के आ गए उसके बाद ये लोग एकदम से नॉर्मल रहने लगे। दोस्तों, रीना का अंतिम संस्कार नहीं हुआ था, इसीलिए उसकी आत्मा जो थी वह तड़प रही थी बदला लेने के लिए। वह बहुत ही ज्यादा गुस्से में थी। उसने बचपन से बहुत सारी चीजें झेली हुई थी, तो उसकी आत्मा रीना के ससुराल में पहुंची और वह अपने पति के ऊपर अटैक किया। उसको जितना समझ आया उस आत्मा ने अपने पति को मारा, पीटा और बाद में ले जाकर उस कुएं में धक्का दे दिया।
दिया और चुपचाप कुएं के ऊपर बैठ के देख रही थी कि जिस तरह मैं तड़पी हूँ उसी तरह यह तड़पे। और यहाँ पर वह पागल इंसान तड़प तड़प कर दम तोड़ दिया। हमेशा की तरह रीना की सासू माँ उठी और गई कुआं से पानी निकालने के लिए, तो उन्होंने देखा कि उनका जो बेटा है वह कुएं में गिरा पड़ा है और वह अब इस दुनिया में नहीं है। फिर वह चिल्ला चिल्ला के रोई। रोने के बाद से उसने पूरे गांव वालों को इकट्ठा किया और गांव वालों ने मिलकर उसकी बॉडी को बाहर निकाला। तो गांव वालों ने आपस में बात करना स्टार्ट कर दिया कि यह लड़का पागल था, हो सके खुद छलांग लगा दिया हो या फिर इसको समझ में ना आया हो, अंधेरी रात थी, गिर गया हो। लोग जो थे ना वह अलग अलग तरह के बात बना रहे थे। यहाँ पर रीना की जो आत्मा थी वह एकदम से घर वालों के सामने आना स्टार्ट कर दिया। उसने सबको, अपने ससुराल वाले के जितने भी मेंबर बच गए थे उनको मारना पीटना सताना स्टार्ट कर दिया और अपने पति की तरह ही पानी में डुबो डुबो के मार दी, क्योंकि उसको बदला लेना था। तब जाके उस आत्मा को शांति मिली। नागपुर में एक लड़की थी जो कि कॉलेज की स्टूडेंट थी। उसके ऊपर एक बहुत ही भारी आत्मा आ गई। जो आत्मा थी वह बहुत ज्यादा जिद्दैल थी, वह छोड़ने का नाम नहीं ले रही थी। शीतल को उसने बहुत ही ज्यादा तोड़ दिया। शीतल को तो होश नहीं था कि उसके साथ क्या क्या हो रहा है। तो चलिए बिना देर किए इस कहानी को स्टार्ट करते हैं। मेरा गारंटी है कि आप लोग की भी रूह कांप जाएगी जब आप लोग जानोगे कि हाँ, आत्मा ने ये कांड किए हैं। दोस्तों, जो शीतल है वह एक छोटे से गांव से बिलोंग करती थी। वह पढ़ने में ठीक थी और आगे भी पढ़ना चाहती थी। उसके गांव के आसपास का जो कॉलेज था वह अच्छा नहीं था, तो वह बड़ा कॉलेज चाहती थी। जैसा उसने सोचा ठीक वैसा ही उसके साथ हुआ। उसको नागपुर के यूनिवर्सिटी में एक सीट मिल गई। वह बहुत ज्यादा खुश थी। उसने अपने माता पिता को बोला, माँ बाप भी बहुत खुश हुए और उसको ले जाकर नागपुर के कॉलेज में एडमिशन करा दिया, हॉस्टल दिला दिया, सब कुछ सही चल रहा था। यहाँ पर शीतल मस्त कॉलेज में सेट हो गई। उसकी जो लाइफ थी ना एकदम बढ़िया चल रही थी, कोई भी टेंशन नहीं था। शीतल ने जब कॉलेज ज्वाइन किया था वह महीना था जून या जुलाई का रहा होगा। उसके बाद उसको डायरेक्ट छुट्टी मिलती है क्रिसमस पे। क्रिसमस की जो छुट्टी थी पूरे 9 से 10 दिन की थी। तो उसने डिसाइड किया कि माता पिता से मिलना है, गांव जाना है, क्योंकि काफी समय हो गया मैं यहीं पे हूँ, कॉलेज में घर नहीं गई और उसको अपने घर वालों की याद आ रही थी। तो उसने अचानक से ट्रेन का टिकट लिया और बिना किसी को बताए वह डायरेक्ट घर पहुंची। वह चाहती थी लोगों को सरप्राइज देना। घर वालों ने जब बेटी को देखा तो घर वाले बहुत ही ज्यादा खुश हुए और उन्होंने अपनी बेटी से पूछा कि पढ़ाई लिखाई वगैरह कैसा चल रहा है। शीतल ने बताया कि सब मस्त चल रहा है, बढ़िया है, मुझे अच्छा लगता है और पक्का मैं फ्यूचर में कुछ अच्छा कर लूंगी। घर वाले डबल खुश कि बेटी इतनी ज्यादा एक्साइटेड है चीजों को लेकर। बट शीतल का जो हेल्थ था वह सही नहीं था, मतलब हॉस्टल में खाना वगैरह अच्छा नहीं मिलता था, तो इसीलिए वह बीच बीच में बीमार पड़ती थी। उसका हेल्थ थोड़ा सा डाउन हुआ था। घर वालों ने अपनी बेटी को बोला कि देखो बेटा, हमेशा पढ़ाई में मत घुसो, बाहर भी दुनिया है, बाहर भी निकलो, खाओ पियो घूमो, थोड़ा ऐश करो, अपने पे ध्यान दो, कॉलेज लाइफ है, दोबारा नहीं आने वाली। तो शीतल ने बोला कि मम्मी मैं सब कुछ करती हूँ, लेकिन हॉस्टल का जो खाना है ना वो मुझे पसंद नहीं है। एक तो वो लोग अच्छा खाना देते नहीं है, वो भी टाइम से नहीं देते, और जो मेरा क्लास है तो मैं लेट होती हूँ तो बिना खाए चली जाती हूँ। शीतल ने हॉस्टल की जो लाइफ थी ना वो अपने माता पिता से डिस्कस किया। तो घर वालों ने उससे बोला कि बेटा एक काम करो, तुम अपनी सहेलियों के साथ रूम लेके रहो, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम तुमको रूम रेंट भेजेंगे। तो शीतल बोली कि मम्मी आइडिया तो अच्छा है, ठीक है, इस बार जाऊंगी तो अपने दोस्तों से पूछूंगी, अगर रूम मिल जाएगा हमारे कॉलेज के आसपास तो ले लूंगी। शीतल की जो छुट्टी थी वो खत्म हो गई। उसने अपना पूरा सामान पैक किया और वह अकेले
ट्रेन से चल दी नागपुर के लिए। शीतल हॉस्टल आई और अपने दोस्तों से मिली। शीतल की 2 फ्रेंड थी, महिमा और संध्या। उसने अपनी मम्मी का आइडिया उनके साथ शेयर किया और बोला कि देखो हम लोग रूम लेके रहेंगे तो अपने हिसाब से खाना बनाएंगे, खाएंगे और जो भी खाना रहेगा ताजा रहेगा, भरपूर उसमें प्रोटीन रहेगा, हम लोग सही रहेंगे, हमारा जो ध्यान है वो पढ़ाई में लगेगा, कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा क्योंकि हम तीनों अच्छे हैं पढ़ने में और एक साथ रह सकते हैं। हॉस्टल की जो लाइफ है ना बहुत ही ज्यादा खराब है। तो सारी लड़कियां एग्री हो गई अपने अपने गार्जियन से पूछ के। फिर ये तीनों दोस्त मिलकर रूम देखना स्टार्ट कर दिए। ये लोग रूम अपने कॉलेज के पास ढूंढ रही थी बट कॉलेज के पास नहीं मिल रहा था। कॉलेज से ना 2-3 किलोमीटर की दूरी पे रूम मिल रहा था। फिर इन लोगों ने डिसाइड किया कि चलो ठीक है रूम ले लेते हैं, थोड़ी सी डिस्टेंस में है, फिलहाल हम लोग वहां रहते हैं, कुछ दिनों बाद हम लोग अगल बगल में ढूंढ लेंगे। तो ये सारी लड़कियां शिफ्ट हो गई एक रूम में, जो कि रूम था काफी अच्छा था, इन लोगों की लाइफ अच्छे से कट रही थी। रूम में जाने के बाद से शीतल का जो मन था काफी अच्छा लग रहा था। वह कॉलेज भी धीरे धीरे जाना बंद कर दी, ज्यादातर वह रूम पे ही रहती थी। और यह बात दोनों दोस्तों को बहुत खटकी जब संध्या और महिमा ने शीतल से पूछा कि तुम तो रूम में आ गई हो, यहाँ पे तुम्हें कोई डिस्टर्ब भी नहीं करता, तो तुम अपना कॉलेज क्यों छोड़ रही हो? तुम कॉलेज भी जाओ टाइम से और घर पे भी आके रहो। तुमको रूम इतना पसंद आ गया है कि तुम पढ़ाई करने नहीं जा रही हो? तुम्हारा तो नेचर ऐसा है नहीं, तुम तो हमेशा कॉलेज जाती थी, कभी भी कॉलेज नहीं छोड़ती थी, आखिर प्रॉब्लम क्या है बताओ। तो शीतल बहुत सारे बहाना देती थी कि आज मुझे फीवर है, आज मुझे हेडक हो रहा है, आज मुझे पेट दर्द हो रहा है, आज गर्ल्स वाले प्रॉब्लम है, आज ये है, आज वो है। वह यह बोल बोल के घर पे ही रहती थी। यहाँ पर संध्या और महिमा को एकदम से अजीब लगने लगा था हरकत शीतल का। शीतल जो भी हरकत करती थी वह उन लोगों को पसंद नहीं आता था। इन लोगों को रूम लेके रहते हुए मात्र 1 से 1.5 महीना ही बीता था कि तभी संध्या को पता चला कि कॉलेज के पास में यानी कि आधे किलोमीटर की दूरी पर एक कमरा है जो कि खाली है और हमारे बजट में भी आ रहा है और ऑनर से बात हो गई है, तो हम लोग वहां शिफ्ट हो जाते हैं। शीतल जो थी वह चिल्ला के बोली कि नहीं, हमको नहीं जाना, हमको इसी घर में रहना है, हमको ये घर पसंद है। अब महिमा पूछ रही है कि क्यों? इस घर का रेंट भी ज्यादा है और हम लोग काफी दूर पे रहते हैं कॉलेज से, हमको जाने में भी किराया भाड़ा लगता है और कॉलेज जो हमारा है दूर होने की वजह से तुम कॉलेज भी नहीं जा रही हो बहुत दिनों से, तुम पास में रहोगे तो कॉलेज जाओगे, हम सबको जाना है। अगर तुमको रहना है शीतल तो तुम अकेले रहो, हम तो जाएंगे, हमारा किराया ज्यादा लग रहा है। दोनों दोस्त तैयार हो गई, सामान पैक की और वे लोग जाने लगी। यहाँ पर शीतल के मन में आया कि अगर अकेले में इस रूम में रहूंगी तो रूम रेंट ज्यादा आएगा, खर्चे ज्यादा पड़ेंगे, तो क्यों ना मैं भी उनके साथ चली जाऊं। शीतल अपने दोस्तों के बातों में आ गई, उसने पूरा सामान वामान पैक किया और वह नए कमरे में आके शिफ्ट हो गई। यहाँ आने के बाद से शीतल की तबीयत न बिगड़ने लगी। उसको न अचानक से फीवर आया, पूरे आंख रेड हो गई और उसका बॉडी तप रहा था। दोनों फ्रेंड ने केयर किया, फिर भी उसकी हालत ठीक नहीं हो रही थी। डॉक्टर से दिखाया गया, उसने मेडिसिन भी खाया, फिर भी हालत सही नहीं हो रही थी। संध्या और महिमा बहुत ही ज्यादा चिंतित हो गई शीतल को लेके। उन लोगों ने सोचा कि इसके घर वालों को बताते हैं कि आपकी बेटी की तबीयत खराब है, आप लोग इसको लेके जाइए, हो सके गांव जाए, थोड़ा पानी वानी वातावरण बदले तो यह ठीक हो जाए। इसको कॉलेज गए हुए महीनों से तो ज्यादा हो गए, ये कॉलेज भी नहीं जा रही है, घर में पड़ी रह रही है, इसीलिए इसकी ये हालत हो गई है। लेकिन शीतल अपने दोस्तों की बात नहीं मानी। उसने बोला कि देखो मैं अपने घर वालों को नहीं बताऊंगी कि मैं बीमार हूँ, क्योंकि घर वाले डर जाएंगे और खबरदार कि तुम लोगों ने बताया। ये दोनों लड़कियां एकदम से चुप। शीतल का जैसे ही व्यवहार बदला था कि ये सारी भी धीरे धीरे उससे कटने लगी थी, क्योंकि शीतल हमेशा कूल रहने वाली लड़की थी, चिल करने वाली लड़की थी और यहाँ पे बहुत ही ज्यादा रूड हो गई थी। अपने दोस्तों के साथ सही से पेश नहीं आती थी। दोनों दोस्त चुप। बोली कि ठीक है, अगर तुमको नहीं बताना है अपने घर पे तो हम क्यों बताएं। लड़कियां शांत हो गई। रात में दोनों लड़कियां सो रही थी, तभी उनको एक आवाज सुनाई दिया। जब इन दोनों लड़कियों की आंख खुली तो इन लोगों ने पाया कि जो शीतल है एकदम इनके फेस के सामने है और कुछ बुदबुदा रही है।
ये लोग डर गए और इन लोगों ने पूछा कि शीतल तुझे क्या हुआ है, होश में आ, बता क्या प्रॉब्लम है। लेकिन शीतल कुछ बोल नहीं रही है। संध्या ने जबरदस्ती शीतल को पकड़ के झकझोर दिया, लेकिन शीतल ने कुछ बोला नहीं। जैसे ही संध्या ने शीतल को झकझोरा, शीतल बेड पे गिर गई और गिरने के बाद से सो गई। अब ये दोनों लड़कियां चुपचाप बैठ के रात काटी। इनको समझ में नहीं आया कि शीतल के साथ क्या हुआ है, और इन लोगों ने दूर दूर तक नहीं सोचा कि हो सके शीतल के ऊपर कोई आत्मा होगी। इनको ये सारी चीजें नहीं पता। तीनों लड़कियां जो थी वह कम एज की थी, इसलिए इन सारी चीजों पे उन लोगों ने ध्यान नहीं दिया। फिर महिमा और संध्या कॉलेज नहीं गई क्योंकि रात भर जगी थी। इनका थोड़ा मूड था, वो भी सही नहीं था। इन लोगों ने सोचा कि आज कॉलेज छोड़ देते हैं, घर पे ही सोते हैं। ये दोनों मस्त पूरा दिन घर पे सोई। अब दिन में सो गई थी, इसलिए इनको अगले रात नींद नहीं आ रही थी। ये लोग बस सोने का बहाना कर रही थी, लेटी थी कि अब नींद आ जाएगी, अब नींद आ जाएगी, बट नींद नहीं आई। तभी इन लोगों को महसूस हुआ कि जो हमारा हॉल है उसमें कोई चल रहा है और कुछ बुदबुदा रहा है। इन दोनों ने बाहर झांक के देखा तो पाया कि शीतल उल्टा चल रही है। मतलब ये कि जो फ्लोर है ना, जहाँ से हम लोग पंखा लटकाते हैं, वहां पर उल्टे पांव चल रही है। अब इनके होश उड़ गए। अब ये एक दूसरे का मुंह बंद कर रही हैं और बोल रही हैं कि बाहर जाएंगे तो हम फंस जाएंगे और वह हमें छोड़ेगी नहीं। अब इन लोगों का दिमाग खुला कि शीतल के बॉडी में कोई तो आत्मा है, वरना एक नॉर्मल लड़की ऊपर कैसे लटक सकती है। और वो बुदबुदा क्या रही है, इन लोगों को कुछ भी पता नहीं चल रहा है। इन लोगों को ना जो साउंड सुनाई दे रहा है उससे इन लोगों को हेडक हो रहा है। अब ये चुपचाप डरे सहमे से सोने का नाटक की और पूरा रात काटा। फिर जैसे ही सुबह हुआ, दोनों लड़कियां बिना कोई सामान लिए अपना रूम छोड़ के भागी और कॉलेज में जाकर फोन किया शीतल के घर पे और बताया कि आपकी बेटी के साथ ऐसा ऐसा हुआ है। शीतल के घर वाले चौंक गए और उन लोगों ने बोला कि नहीं, कल तो शीतल से बात हुई थी, काफी अच्छे से बात की, तुम लोग क्या बकवास कर रही हो, रॉन्ग नंबर। बट घर वालों को इन दोनों ने रो रो के बताया कि नहीं, हम सच बोल रहे हैं, अगर आपको यकीन ना हो तो आप लोग आइए और अपनी बेटी की हरकत खुद से देखिए। अब लड़कियां इतना रो रही थी कि घर वालों को भी थोड़ा सा शक हुआ। घर से लोग आए और शीतल को जब देखे तो उनका भी होश उड़ गया, क्योंकि शीतल का हुलिया बदल चुका था, बात करने का तरीका बदल चुका था, रहने का तरीका बदल चुका था। फिर घर वालों ने डिसाइड किया कि इसको तो हम लेके गांव जाएंगे और देखेंगे क्या हुआ है। ये लोग गांव लेके आए शीतल को और एक अच्छे भगत यानी कि तांत्रिक से दिखाए। जब तांत्रिक ने शीतल को देखा तो वह समझ गया कि इसके ऊपर जो आत्मा है वह नॉर्मल आत्मा नहीं है, उसको किसी ने भेजा है। जो भगत था उसने बहुत मारा उस आत्मा को और पूछा कि कहाँ से आए हो और क्यों पकड़ लिया इस बच्ची को, इसने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है। तब उस आत्मा ने भगत को बताया कि देखो, मैं इसे पकड़ना नहीं चाहता था, बट मजबूरी थी, मुझे एक औरत ने इसके साथ बांध दिया। तब भगत ने बोला कि चलो बांध दिया, यहाँ तक तो समझ में आता है, लेकिन तुमने इसकी ये हालत क्यों कर दी। तब उस आत्मा ने बताया कि देखो, उस बूढ़ी औरत ने इसको ट्रेन में कुछ खिला दिया था, उसी के साथ मैं आ गया इसके साथ और मैं इसके साथ रहता था। मैंने कभी भी इसको और इसके दोस्तों को परेशान नहीं किया, लेकिन ये लोग अचानक से रूम चेंज करने का नाम ले लिए और मुझे नया घर पसंद नहीं। मैं जिस घर में था वह काफी अच्छा था, मैंने एक कोना ले लिया था अपने लिए और मैं उसी घर में रहना चाहता था, लेकिन यह और इसके दोस्त नए वाले घर में शिफ्ट हो गए, जो कि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। और मैं बार बार बोलता था कि मुझे पुराने घर जाना है, पुराने घर जाना है, लेकिन दोनों लड़कियां जाने नहीं देती थी। और यह लड़की, ये जो शीतल है, ये कम है, अपने दोस्तों की बात में आ जाती थी। मैं इसको बार बार बोलता था कि मुझे ले चलो ले चलो, लेकिन यह जाने का नाम नहीं लेती थी, इसीलिए मैंने इसकी यह हालत की है। अगर यह पुराने घर में आ जाती तो मैं इसको बिल्कुल भी परेशान नहीं करता। जब भगत को पूरी कहानी समझ में आई कि आत्मा जो है वह पुराने घर को पसंद करती है, इसलिए इसको इतना परेशान किया,
तब भगत ने बोला कि मेरे पास भी एक कमरा है, रहना पसंद करोगे? आत्मा जो था वह डर गया। आत्मा जो था वह बोला कि नहीं, मैं इसे छोड़ के चला जाऊंगा, एक काम करो तुम मुझे छोड़ दो। लेकिन जो भगत था वह बहुत ही ज्यादा तेज तरार था। उसने बोला कि ना, मैं बहुत ही अच्छे से वाकिफ हूँ तुम लोगों के नेचर से, तुम लोग क्या चाहते हो, क्या करते हो, मुझे अच्छे से पता है। चलो मैं तुमको एक नया कमरा देता हूँ, तुम हमेशा मेरे साथ उस कमरे में रहना, तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? आत्मा जो था ना बहुत ही ज्यादा चिल्ला रहा था और वह बोल रहा था कि नहीं, मैं जा रहा हूँ, भगत छोड़ दो, मैं जा रहा हूँ। लेकिन उस तांत्रिक ने नहीं छोड़ा। उस तांत्रिक ने पकड़ लिया और शीतल को आजाद कर दिया। शीतल जो थी वह थोड़ी सी शरीर से स्वस्थ नहीं थी, उसको थोड़ा सा टाइम लगा, लेकिन उसका जो बॉडी था वो रिकवर हो गया। फिर शीतल जो थी वह नागपुर में आई और जहाँ पे उसकी फ्रेंड रहती थी, अपने फ्रेंड के साथ रही, उसने पढ़ाई आगे कंटिन्यू किया। दोस्तों, आज की जो कहानी है यह एक बंधी नाम की जगह की स्टोरी है। बंधी में एक कॉलेज था जिसका नाम था बंधुनाथ इंटरमीडिएट कॉलेज। यहाँ पर बच्चे दूर दूर से आते थे पढ़ने के लिए, क्योंकि ये कॉलेज जो था वह एकमात्र कॉलेज था जो कि 10-12 गांव के बच्चों को पढ़ाता था। अदरवाइज कॉलेज तो बहुत सारे थे लेकिन दूर थे, और गांव की जितनी भी लड़कियां थी वह इसी कॉलेज में जाती थी पढ़ने के लिए। ये जो कहानी है आज के 20 से 25 साल पहले की कहानी है। तो रानी नाम की एक लड़की थी जो कि रहने वाली थी पिपरा की, और वह गई इस कॉलेज में पढ़ाई करने के लिए, और वहां पर उसकी मुलाकात होती है एक नूर नाम के लड़के से। जो नूर था वह पहली नजर में ही रानी को पसंद आ गया। बट इन लोगों ने अपनी दिल की बातें शेयर नहीं की। दिल की बातें कहने में इन लोगों ने पूरा 1 साल लिया। धीरे धीरे ये लोग एक दूसरे के नजदीक आए और ये लोग सेकेंड ईयर में थे। एक दिन दोनों ने एक दूसरे से अपनी मन की बातें बोल दी और उस दिन से ये दोनों कपल हो गए। रानी जो थी वह बहुत ही ज्यादा नूर को पसंद करती थी, लेकिन वह डरती थी क्योंकि दोनों का कास्ट एकदम से अलग था और उसके जो फादर थे वह गांव के मुखिया थे। इसीलिए वह डरती थी कि मेरे पापा शादी नहीं कराएंगे और हम लोग कहीं ना कहीं बिछड़ जाएंगे। जब यह बात नूर को पता चली तो नूर ने बोला कि देखो, मेरे घर पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम शादी करके आ जाना मेरे घर, मेरे घर वाले एक्सेप्ट कर लेंगे। लेकिन रानी ने बोला कि नहीं, जैसा तुम सोच रहे हो वैसा नहीं होगा। मेरे फादर की पुलिस में बहुत अच्छी पहचान है, वह मुझे ढूंढ के निकाल लेंगे। और तुम रहते कहाँ हो? मेरे बगल वाले गांव में, जहाँ की मेरे फादर इजीली पहुंच सकते हैं और मुझे उठवा सकते हैं। तो बेहतर है कि हम दोनों शादी करके कहीं दूर चले जाएं। तब नूर ने बोला कि देखो रानी, अभी शादी करके कोई फायदा नहीं है, क्योंकि हम दोनों ग्रेजुएशन के सेकेंड ईयर में हैं। हमें साल भर और वेट करना चाहिए। जब हम लोग ग्रेजुएट हो जाएंगे देन भाग के शादी कर लेंगे। ये दोनों एक दूसरे से सचमुच में प्यार करते थे, इसीलिए एग्री हो गए। इनका जो प्यार था धीरे धीरे बढ़ने लगा था और कॉलेज के लोगों के अंदर पता चल गया था। लेकिन कॉलेज के लोगों को पता चलने से रानी को और नूर को कोई प्रॉब्लम नहीं था। प्रॉब्लम तो तब होती ना जब बात रानी के घर तक पहुंचती। दोस्तों, धीरे धीरे ये दोनों कपल एक दूसरे से मिलना जुलना स्टार्ट कर दिए, एक दूसरे पे ट्रस्ट करते थे, इसीलिए ये लोग बाहर मिलते थे। और गांव में किसी कपल को एक दूसरे से मिलना होता था तो ये लोग चोरी छुपके या तो बगीचा में मिलेंगे या तो खेतों में मिलेंगे। इनका जो प्यार था यह सेकेंड ईयर तक तो अच्छा चला। इन लोगों ने जैसे ही थर्ड ईयर में एंट्री मारी, इनकी किस्मत यहाँ से खराब होना स्टार्ट हो गई। धीरे धीरे रानी का जो व्यवहार था वह बदलने लगा था। रानी की माँ ने नोटिस करना स्टार्ट कर दिया। उन्होंने अपने बेटा को यानी रानी के भाई को बोल दिया था कि इस पे नजर रखो, ये कहाँ जाती है, क्या करती है, आजकल कुछ ज्यादा ही चमक रही है, मेकअप सेकअप लगा रही है, पढ़ाई पे कम ध्यान है, घूमना फिरना और कुछ अलग टाइप की हरकतें कर रही है, तो जरा नजर रखो तो क्या कर रही है।
रानी का जो भाई था वह उसके पीछे लगा रहा। कुछ दिनों बाद ये दोनों रंगे हाथों पकड़े गए। रानी के पापा ने रानी को 2-3 चांटा मारा और फिर बोला कि मैं स्टार्टिंग से ही तुम्हारे पढ़ाई के खिलाफ था। मैं नहीं चाहता था कि तुम कॉलेज जाओ और ये सारा चीज करो। मुझे पहले से ही डाउट था कि तुम कुछ ना कुछ कांड करोगी, लेकिन तुम्हारी माँ ने जबरन तुमको कॉलेज भेजा। मुझे लगा कि तुम पढ़ाई कर लोगी तो बेहतर है, अपने बच्चों को फ्यूचर में पढ़ाओगी, लेकिन मुझे नहीं पता था कि तुम ऐसा गुल खिलाओगी। तुमको क्या लगा कि तुम सब कुछ करोगे और हमें पता नहीं चलेगा? आज से और अभी से तुम्हारा पढ़ाई लिखाई बंद, तुम घर में रहोगी और शादी के बाद से ही तुम इस चौखट को क्रॉस करोगी, अदरवाइज तुम यहीं पड़ी रहोगी। रानी जो थी वह रोते रोते घर के अंदर चली गई और उसने अपनी दादी को, मम्मी को, बुआ को और अपने भाई को समझाने की बहुत कोशिश की कि मैं सचमुच में प्यार करती हूँ, उसके बिना मैं नहीं रह सकती, मैं नहीं जीवित रह सकती, आप लोग क्यों नहीं समझ रहे? लेकिन घर वाले थे कि उन लोगों ने मना कर दिया। उन लोगों ने बोला कि अगर हमारे कास्ट का होता तो हम सोच भी लेते, लेकिन वह हमारे कास्ट का नहीं है, इसीलिए हम तुम्हारी शादी नहीं करा सकते और तुम्हारी शादी वही होगी जहां हम लोग चाहेंगे। रानी बोली कि यह मुमकिन नहीं है, चाहे तुम लोग को जो करना हो कर लो, मैं जीवन भर कुंवारी रह सकती हूँ लेकिन शादी नहीं करूंगी। रानी अपने फैसले पे, घर वाले अपने फैसले पे। धीरे धीरे 1 सप्ताह बीत चुका था। रानी कॉलेज नहीं जा रही थी। नूर को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर रानी के साथ क्या हुआ है, वह कॉलेज क्यों नहीं आ रही है। उसको तो स्टार्टिंग में लगा कि रानी की तबीयत खराब होगी, शायद इसलिए कॉलेज नहीं आ रही है, और पहले फोन वगैरह नहीं था, इसीलिए इन लोगों की बातें भी नहीं हो पा रही थी। फिर नूर को एक आइडिया आया। उसने रानी के बेस्ट फ्रेंड को, जो कि उसके घर के बगल में रहती थी, रानी और उसकी बेस्ट फ्रेंड दोनों लोग साइकिल से साथ में कॉलेज जाते थे, उससे पूछा कि जरा पता करो कि रानी को क्या हुआ है, कॉलेज क्यों नहीं आ रही है, सब कुछ सही है या कुछ गड़बड़ हो गया है। फिर रानी की जो दोस्त थी श्वेता, वह आई रानी के घर पे और डरते डरते रानी की मम्मी से पूछी, आंटी रानी कॉलेज नहीं आ रही है, क्या बात है, सब कुछ सही है ना, उसको तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? तो रानी की मम्मी झल्लाते हुए बोली कि हमको नहीं पता है, जाके उसी से पूछो, अंदर सो रही है, वह कॉलेज नहीं जाएगी, तुमको पढ़ना है तो पढ़ो, वरना तुम भी कॉलेज मत जाओ। आजकल की लड़कियां क्या कर रही है, क्या गुल खिला रही है, हमको तो समझ में ही नहीं आ रहा है। रानी की मम्मी बहुत ही ज्यादा भड़की हुई थी। श्वेता कमरे में गई और उसने पूछा रानी से कि तुम कॉलेज क्यों नहीं आ रही हो, क्या बात है, तुम्हारे घर वाले इतना क्यों चिल्ला रहे हैं, क्यों भड़के हुए हैं, मुझे देख के ऐसा क्यों बोले, आज के पहले तो आंटी का व्यवहार ऐसा नहीं था। फिर रानी ने सब कुछ बताया। श्वेता ने जब सुना सारी बातें तो वह दंग रह गई। वह गई कॉलेज और नूर को सारा बात बता दिया कि देखो तुम दोनों का भांडा फूट चुका है और रानी को घर में कैद किया गया है। वह घर आंगन से बाहर नहीं निकलती है, अगर उसको कहीं जाना भी होता है तो वह अपनी मम्मी के साथ जाती है। उसके ऊपर ना बहुत पाबंदी लगा है, तो बेहतर होगा कि तुम दोनों एक दूसरे को पसंद करना छोड़ दो। नूर जो था वह जिद्दी था, वह बोला कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता। नूर को एक आइडिया आया। उसने बोला कि देखो श्वेता, तुम रानी के घर जा सकती हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम उसको मेरा लेटर दिया करो, मैं उसको लेटर लिखा करूंगा और उधर से जो भी वह जवाब लिखे तुम मुझे दिया करो। प्लीज मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, तुम हम दोनों के बीच में यह काम किया करो। श्वेता जो थी वह मजबूर थी, क्योंकि उसकी दोस्त अंदर थी घर में और वह उस प्रेमी से नहीं मिल पा रही थी। जो नूर था वह भी श्वेता को पटा के रखा था और बोलता था प्लीज मदद करो, हमें जरूरत है तुम्हारी। बेचारी श्वेता मैसेंजर का काम करती थी, इधर का मैसेज उधर, उधर का मैसेज उधर, ऐसा किया करती थी। इन दोनों का जो प्यार था वह खतों के द्वारा यानी लेटर के द्वारा पूरा 1 साल कटा। यहाँ नूर का एग्जाम था, नूर ने अपना ग्रेजुएशन का एग्जाम दे दिया, रिजल्ट आने वाला था, तो नूर ने एक लेटर लिखा रानी को और बोला कि रानी
बस थोड़े दिन की बात है, जैसे ही मेरा रिजल्ट आ जाएगा मैं अपना सारा का सारा सर्टिफिकेट लेके तुम्हारे साथ अपना गांव अपना शहर छोड़ के भाग चलूंगा और शादी करके हम लोग एक दुनिया अलग बसाएंगे। रानी जो थी वह बहुत ज्यादा खुश हो गई लेटर पढ़ के, लेकिन रानी को नहीं पता था कि जो वह सोच रही है ऐसा कभी भी नहीं होने वाला। दोस्तों, कॉलेज का रिजल्ट निकला, नूर जो था वह अच्छे मार्क्स से पास हुआ और वह अपना सारा का सारा सर्टिफिकेट कलेक्ट किया और इवनिंग में पहुंच गया रानी के घर पे। और उसने पहले से ही रानी को बता के रखा था कि रात में हम दोनों घर छोड़ के भाग जाएंगे, थोड़े मोड़े पैसे ज्वेलरी वगैरह हो तो रख लेना क्योंकि काम आएगा। रानी पूरी तैयारी करके बैठी थी। जैसे ही नूर रानी के घर के पास पहुंचा और रानी को इशारा कर रहा था कि तुम बाहर आओ, इन लोगों की टाइमिंग फिक्स थी, लेकिन किस्मत इनकी बहुत ही ज्यादा बेकार थी। रानी घर से निकलने ही वाली थी कि तभी उसके भाई ने नूर को देख लिया और उसको पकड़ लिया। पकड़ने के बाद से उसको घसीट कर घर में ले गया। रानी की मम्मी और दादी ने रानी को पकड़ रखा था और नूर को रानी के भाई पापा चाचा जितने लोग थे सारे लोगों ने मिलके बहुत मारा, उस समय तक मारा जब तक उसका दम नहीं निकल गया। बाद में नूर की जो बॉडी थी ना आंगन में पड़ी थी। इन लोगों को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर करे तो करे क्या इस बॉडी का। अगर घर में रखेंगे तो पुलिस आएगी तो पूछताछ होगा, अगर बाहर ले जाएंगे किसी ने देख लिया तो प्रॉब्लम होगा, इसको अगल बगल में भी हम लोग गाड़ नहीं सकते। नूर के भाई ने बोला कि एक काम करते हैं, इसको सॉल उड़ा देते हैं और बाइक पे लेके चलते हैं, इसको इसके घर के पास वाले बगीचा में फेंक के आते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ रहेगा तो समस्या होगी, अगर वहां फेंक देंगे तो किसी को पता नहीं चलेगा कि इसको मारा किसने है। फिर यहाँ पर रानी का भाई और उसके पापा उसको बीच में बैठा के बाइक से लेके गए और उसको फेंक के बगीचा में चले आए। घर पे आने के बाद से जितना भी ब्लड लगा था मतलब घर आंगन में उसको साफ किया और रानी को धमकाया कि अगर तुमने मुंह खोला या किसी को यह बात बताई तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। रानी जो थी वह घर आंगन में तो निकलती थी पहले, लेकिन इस कांड के बाद से उसको एक कमरे में बंद कर दिया गया और रानी की मम्मी हमेशा उस पर नजर रखती थी। रानी अंदर घुट रही थी, वह जीना नहीं चाहती थी, लेकिन क्या करे, उसके पास कोई चारा नहीं था। खाना पीना सब छोड़ दिया था बेचारी ने, फिर भी कमरे में ही थी, किसी को उसकी हालत पे तरस नहीं आ रहा था। इस घटना को घटे हुए 1 से 1.5 महीना बीत चुका था। रानी की हालत में कोई सुधार नहीं था और नूर की जो फैमिली थी वह बहुत ज्यादा रो रही थी और वह समझ चुकी थी कि यह सब कुछ किसने किया है। नूर की जो फैमिली थी वह लोगों को बोलती थी कि मुखिया जी के परिवार ने किया है, लेकिन लोग मानते नहीं थे। रीजन बस यही था कि किसी ने देखा नहीं था अपने आंखों से। यहाँ पर नूर को किसी ने इंसाफ नहीं दिया, इसीलिए नूर की जो आत्मा थी वह भटक रही थी। नूर की आत्मा को बस एक ही चीज चाहिए था, वो था बदला। एक दिन की बात है, इवनिंग में मार्केट से सब्जियां लेकर रानी का भाई बाइक से आ रहा था और वह अचानक से देखता है कि जिस लड़की की उसने धुलाई किया था वह उसके सामने खड़ा है और रानी का जो भाई था वह सोच में पड़ गया कि यह कैसे पॉसिबल है, जिसको हम लोगों ने मार दिया वह सामने कैसे खड़ा हो सकता है। इसी चक्कर में वह बाइक को घुमाया और बाइक एक घर में जाके टकराई और टकराने के बाद से रानी का भाई वहीं गिरा और वहीं पर दम तोड़ दिया। जब यह खबर मुखिया को पता चली तो उनका इकलौता बेटा अब इस दुनिया में नहीं रहा, तो वह बहुत ज्यादा रो रहे थे और उनको समझ में नहीं आया कि यह कैसे हुआ। उन्होंने दूर दूर तक नहीं सोचा था कि आत्मा का क्या धरा होगा। उनको लगा कि एक्सीडेंट हुआ है और एक्सीडेंट में मेरा बेटा निकल गया, यानी कि दुनिया छोड़ दिया। बाद में अंतिम संस्कार वगैरह सब कुछ हुआ। 1 सप्ताह के बाद से रानी के फादर के साथ कुछ घटना घटित हुई जिसके बारे में कभी भी किसी ने अंदाजा नहीं लगाया था। रानी के जो फादर थे वे सोए तो सोते ही रह गए।
जब सुबह लोगों ने देखा कि उनके बॉडी में कोई हलचल नहीं है, तब घर में रोना पीटना वगैरह चालू हो गया। अब एक घर में दो दो लोग निकल गए, यह चिंता का विषय था। घर की औरतें बहुत पागल हो गई थी। यहाँ पर रानी जो इकलौती इंसान थी जो कि घर में रह के मुस्कुरा रही थी, वह कह रही थी कि देखो, गलत करोगे तो सजा मिलेगा। घर की औरतें ने मिलकर रानी को बहुत मारा और बोला कि सब तेरी करनी है, तेरी वजह से हम लोग ये सब भुगत रहे हैं। रानी के माँ के पास कोई चारा ही नहीं था। उस घर में केवल रानी के चाचा बच गए थे, जिनकी अभी तक शादी नहीं हुई थी। ठीक 1 से 1.5 महीने के बीच में रानी के चाचा ने खुद को लटका लिया। किसी को पता ही नहीं चला कि वह क्यों लटकाए। आखिर ऐसा क्या हुआ कि यंग एज में उन्होंने खुद को लटका लिया। रानी के घर का जो माहौल था बहुत ही ज्यादा खराब था। गांव के लोगों ने रानी की मम्मी को बोला कि देखिए, आप किसी पंडित या तांत्रिक से दिखाइए, क्योंकि आपके घर की दशा सही नहीं है। जरूर कुछ ना कुछ हुआ है, इस घर को किसी न किसी की नजर लग गई है। जैसे गांव के लोगों ने बोला, रानी की मम्मी ने वैसा ही किया। उन्होंने सबसे पहले पंडित को बुलाया और घर में पूजा पाठ वगैरह करवाया ताकि घर जो है वह शांत रहे। फिर उन्होंने एक तांत्रिक को बुलाया और पता करने की कोशिश किया कि ये चीज क्यों हुआ। तो तांत्रिक ने सारा का सारा भेद खोला। उसने बताया कि आपके घर के ऊपर एक आत्मा का प्रकोप है, उसी ने किया है। आखिर वह आत्मा आप लोगों से क्या चाहती है, उसने ऐसा क्यों किया। मतलब तांत्रिक ने पूरा छानबीन वगैरह किया, तब उसको पता चला कि नूर की आत्मा है जो कि यह सब कुछ की है बदला लेने के लिए। तो तांत्रिक ने घर को मंत्रों के द्वारा बांध दिया और बोला कि आज के बाद से वह आत्मा घर के अंदर प्रवेश नहीं करेगी। जैसा तांत्रिक ने बोला ठीक वैसा ही हुआ। उस दिन के बाद से आत्मा ने उस घर के अंदर प्रवेश नहीं किया, कभी भी किसी के साथ कुछ नहीं किया। लेकिन रानी के साथ उसने न्याय नहीं किया। यहाँ पर रानी की माँ ने अपने भाई भतीजों को बोल के रानी की शादी फिक्स करवाने की चाहिए, लेकिन रानी की शादी नहीं हो पाई। रानी को देखने के लिए जो भी लड़का आता था वह दुनिया छोड़ देता था, और 2-3 जगह शादी फिक्स भी हुई तो शादी का दिन जो था ना, नजदीक आते आते लड़का ही दुनिया छोड़ देता था। मतलब लड़के के फैमिली में कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी, जो लड़का जिससे शादी होने वाली थी रानी की, वही लड़का दुनिया छोड़ देता था। हार कर रानी की माँ ने रानी की शादी की प्लानिंग बंद कर दी। उनको पता चल गया था कि हम जितना भी लड़का देखेंगे उसके साथ कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा। रानी जो थी वह पूरी लाइफ कुंवारी रही और वह बुढ़ापे तक एकदम से सिंगल रही। उसने अपनी दादी की, मम्मी की केयर किया और उस लड़की ने कभी भी शादी नहीं किया। बस रीजन यही था कि जो आत्मा थी वह नहीं चाहती थी कि रानी शादी करे। रानी सच में नूर से प्यार करती थी, इसीलिए अपनी पूरी की पूरी एज गवा दी। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ जिन की सच्ची घटित कहानी। बहुत दिनों से मैंने कोई भी जिन की स्टोरी नहीं सुनाई थी। हम सभी को पता है कि जो जिन होते हैं उनके बहुत सारे रूप होते हैं, जिनमें से कुछ अच्छे भी होते हैं, कुछ बुरे भी होते हैं। जो जिन बुरा होता है वह स्टार्टिंग से ही बुरा होता है, बुरा व्यवहार करता है और लोगों के पास आ जाए तो उनका बहुत ही ज्यादा नुकसान करता है। लेकिन जो जिन आत्मा अच्छी होती है और आगे चल के उसके साथ गलत हो और वह विकराल रूप ले ले, यानी बुरा बन जाए, तब वह जिन आत्मा इतना बुरा करेगी कि हम कभी भी सोच नहीं सकते। हम सबको नहीं पता होता है कि जो जिन है वह कब, कहाँ और कैसे, किसका रूप लेके आ जाए और क्या कर जाए। तो हम सभी को ऐसा बोला जाता है बचपन से ही कि बाकी जितनी भी आत्माएं होती हैं वह नॉर्मल होती हैं, उनसे आप बच सकते हो, बट एक जिन से आप अपना पीछा कभी भी नहीं छुड़ा सकते। तो आज की जो स्टोरी है यह दिल दहला देने वाली कहानी है। तो चलिए बिना देर किए इस कहानी को स्टार्ट करते हैं।
दोस्तों, अली नाम का एक लड़का था जो कि अपने अम्मी के साथ गांव में रहता था। उसके पास रहने के लिए ठीक से घर नहीं था। एक ही रूम था जो कि अम्मी और वो दोनों शेयर करते थे। गरीबी इतना ज्यादा था कि खाने के लिए कुछ नहीं हो पाता था। अगर अली एक दिन काम ना करे तो उन लोगों को भूखे सोना पड़ता था। अली जो था वह बहुत ही कम एज में बिन बाप का हो गया। उसने बहुत तरह के काम किए लेकिन किसी में भी उसको सक्सेस नहीं मिला। फिर अली ने एक छोटा सा बिजनेस स्टार्ट किया जिसमें प्लास्टिक का सामान वगैरह बेचता था। उसके यहाँ यानी कि उसके मार्केट में तजिया का मेला लगा था, तो वह चला गया मेला में पूरा का पूरा सामान लेकर और अम्मी को बोला कि अम्मी, मेला जब तक चलेगा तब तक तो मैं रहूंगा, मैं लेट घर आऊंगा, तो एक काम करना, तुम खाना खा के सो जाना, मेरा इंतजार मत करना, आज मेला है तो हो सके कुछ ज्यादा बिक्री हो जाए। अली की अम्मी ने बोला कि ठीक है बेटा जाओ, लेकिन टाइम से आ जाना, पैसे की चिंता नहीं है, थोड़ा कम रहेगा तो चल जाएगा, लेकिन तुम सही सलामत घर आ जाना। अली बोला कि ठीक है अम्मी, मैं निकलता हूँ, मैं जाता हूँ। अली मेले में अपना छोटा सा बाजार लगाया और बैठ गया। उस दिन उसकी बिक्री काफी ज्यादा अच्छी हुई और वह लालच में आ गया। उसने सोचा कि और रुकता हूँ 2 घंटा और ज्यादा बिक्री होगा। जब तक पूरा का पूरा मेला खत्म नहीं हो गया तब तक अली दुकान लगाकर वही था। जब सारा सामान बिक गया, पैसे उसको मोटे मिल गए, देन उसने सोचा कि अब घर निकल जाना चाहिए। अली जिस रास्ते से आ रहा था वह रास्ता बहुत ही ज्यादा सुनसान था। रास्ते में दूर दूर तक कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। कुछ दूर आगे जाने के बाद से उसको महसूस हुआ कि मेरे पीछे कोई आ रहा है। फिर अली ने पीछे मुड़ के देखा तो उसने पाया कि एक बहुत ही सुंदर लड़की उसके पीछे पीछे आ रही है, जो कि थोड़ी सी सहमी हुई है, डरी हुई है। अली ने पूछा कि आपको कहाँ जाना है, आप कब से मेरे पीछे पीछे आ रही हैं? तो उस लड़की ने बताया कि देखो, मैं मेला गई थी और मेला में मैं खो गई अपनों से। बहुत टाइम तक मैं अपने परिवार को ढूंढती रही बट वहाँ पर कोई मिला नहीं, तो मुझे लगा कि इस रास्ते से जाऊंगी तो शायद मेरा घर आ जाए, इसीलिए मैं जा रही हूँ। यह बात अली को थोड़ा सा खटका, क्योंकि जो लड़की थी वह सेम उसी की एज की थी, मतलब 18-19 साल की थी और उसको उसके घर का एड्रेस नहीं पता। मतलब ये सोचने वाली बात है। फिर अली ने बोला कि ये कैसे संभव है, आप अपना घर का एड्रेस नहीं जानती। फिर उस लड़की ने बोला कि देखो, मेरा नाम शीला है और मुझे पता है मेरा घर कहाँ है, मैं तुम्हें घर का एड्रेस क्यों दूं, ताकि तुम मुझे मेरे घर पे आके परेशान करोगे। अली बोला कि नहीं, आप गलत में ले रही हैं, मैं आपके घर तक आपको छोड़ देता हूँ, देन मैं अपने घर चला जाऊंगा। लड़की बोली कि ठीक है, चलो साथ में चलते हैं। और ये दोनों वहां से साथ में घर के लिए निकल गए। रास्ते में इन दोनों ने बहुत तरह की बातें की। अली का घर आ गया, जो लड़की थी उसका घर नहीं आया था। अली ने पूछा कि बताओ घर कहाँ है तुम्हारा, तो वह लड़की बोली कि मेरा जो घर है मैं वहाँ चली जाऊंगी, एक काम करो तुम अपने घर जाओ, हम कल मिलते हैं। लड़का को कुछ भी समझ में नहीं आया। लड़का बोला कि नहीं नहीं, मैं चलता हूँ तुम्हें छोड़ने के लिए। लड़की बोली कि ज्यादा जिद्दी मत बनो, मैं जो कह रही हूँ उसको सुनो और तुम अपने घर जाओ, मैं आराम से चली जाऊंगी, और रहा सवाल मेरा तो मैं तुमसे कल मिलूंगी। यहाँ पर अली को कुछ भी समझ में नहीं आया। उसने सोचा कि इससे बहस करने से बेहतर है कि मैं अपने यहाँ आ जाता हूँ, यानी कि अपने घर में चला जाता हूँ। अली उस लड़की को छोड़ के घर के अंदर चला गया। उसने गेट बंद कर दिया। उसके बाद बाहर क्या हुआ अली को पता नहीं। दोस्तों, रात काफी हो गई थी, इसीलिए अली ने ज्यादा दिमाग नहीं लगाया, क्योंकि वह ऑलरेडी थक चुका था। फिर वह आराम से खाना खाया जो घर में था और उसके बाद से वह सो गया। फिर अगले सुबह अली की अम्मी उठी और उन्होंने उसको उठाया और पूछा कि बेटा तू कब आया रात में, मुझे पता नहीं चला, तूने खाना खाया ना, सब कुछ सही है ना, और तू इतना लेट तक बाहर क्यों रहता है। फिर अली ने सारी चीज अपनी अम्मी को बता
बताया कि हाँ अम्मी, कमाई बहुत ज्यादा अच्छी हुई है और मुझे एक लड़की मिली थी रास्ते में जो कि मुझे यहाँ तक छोड़ी और मैं उसको उसके घर नहीं छोड़ पाया क्योंकि उसने मुझे मना कर दिया। अली की मम्मी कुछ सेकंड के लिए सुन पड़ गई कि इतनी रात में वो भी एक लड़की मिली और यह यहाँ आया, उसको नहीं छोड़ा। लड़की एकदम आराम से कंफर्टेबल होके इससे बात कर रही थी। सच में वह लड़की थी या कुछ और था? अली की अम्मी बार बार उससे सवाल कर रही है कि बेटा बता, सच में लड़की ही थी ना? तूने उसका पैर नोटिस किया? उसने कुछ ऐसी हरकत की हो जो तुझे अजीब लगा हो? आखिर लड़की ने क्या क्या कहा, पूरा डिटेल में बता। अली ने सब कुछ बताया जो उसके साथ हुआ। फिर अली की अम्मी ने बोला कि देख बेटा, तू आज कुछ भी मत कर, घर पे ही रह, मैं थोड़े ही देर में आती हूँ बाहर से। अली ने बोला कि नहीं अम्मी, मुझे बाहर जाना होगा, हो सके तो आज भी कमाई थोड़ी अच्छी खासी हो जाए क्योंकि मेला ना थोड़ा लंबा चलता है। यहाँ पर अली की अम्मी ने बोला कि देख बेटा, तू अभी रुक, इवनिंग में चले जाना मेला, अभी तू रुक, मैं आती हूँ, दिन तू कहीं जाना। अली की अम्मी भाग के गई एक काजी के पास और वहां जाकर उन्होंने एक ताबीज बनवाया और लाके अपने बेटे के गले में पहना दिया और बोला कि इसे उतारना मत, अब तू मेला जा सकता है और अपना सामान बेचकर टाइम से रिटर्न आ जाना, आज तू लेट नहीं करेगा, मैं तेरे लिए जगूंगी और खाना मैं तभी खाऊंगी जब तू घर पे आ जाएगा। यहाँ पर अली को ना थोड़ा सा माहौल घर का अलग लगा। उसने बोला कि अम्मी तुम ये सब क्यों कर रही हो, तुम खा के सो ना। अली के दिमाग में सिर्फ और सिर्फ पैसा चल रहा था और यहाँ पर उसकी माँ के दिमाग में ये चल रहा था कि जो लड़की इससे टकराई थी कहीं वो आज ना टकरा जाए, कुछ उल्टा सीधा मेरे बेटे के साथ ना हो जाए क्योंकि मेरा इकलौता बेटा है। तो यहाँ पर अली की माँ डरी हुई थी, पूरी डरी हुई थी। फिर अली अपने अम्मी से इजाजत लेके मेला के लिए चल दिया और मेला में जाके उसने सामान बेचा और कितनों भी जल्दी किया तो रात के ना 9:30 से 10 का टाइम हो रहा था। उसने सोचा कि आज जल्दी निकल जाते हैं और वह निकल भी गया और उसी रास्ते से आ रहा था जिस रास्ते से वह कल घर रिटर्न हुआ था। रास्ता एक ही था। उसको शीला फिर मिल गई और शीला ने बड़े ही प्यार से अली से बात की। यहाँ पर अली और शीला एकदम साथ में अली के गांव तक आए। शीला जो थी वह अली को इस बार गांव के बाहर ही छोड़ के चली गई। उसने बोला कि ठीक है फिर कल मिलते हैं, एक काम करो, मैं तुमसे मिली किसी को बताना मत, वरना लोग अलग अलग टाइप की बातें बनाएंगे और लोग मेरे कैरेक्टर को जज करेंगे। यहाँ पर अली ने शीला से प्रॉमिस कर दिया कि हाँ मैं तुम्हारे बारे में किसी को भी नहीं बताऊंगा, वरना लोग तुम्हारे बारे में बुरा भला बोलेंगे तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। अली घर पे आया, उसकी अम्मी ने पूछा कि सब कुछ सही रहा ना, कोई तुझसे मिला तो नहीं ना। यहाँ पर अली को समझ में नहीं आ रहा है कि मैं अपने अम्मी को सच बोलूं या ना बोलूं। वह खामोश रहा क्योंकि सच बोल नहीं सकता क्योंकि शीला को प्रॉमिस किया हुआ है। अली की अम्मी को लगा कि बेटा थक गया है इसलिए बात नहीं करना चाहता। उन दोनों ने मिलकर खाना खाया और फिर ये लोग सो गए। अगले दिन अली फिर से मार्केट के लिए निकला, मेला जो था वो खत्म हो चुका था। फिर वह मार्केट गया और मार्केट से रिटर्न आ रहा था तो उससे फिर शीला मिली और इन दोनों की दोस्ती काफी अच्छी हो गई थी। मतलब 3-4 मुलाकातों में शीला ने बोला अली को कि देखो अली, तुम्हें ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है, तुम चाहो तो तुम बहुत सारा धन कमा सकते हो बिना मेहनत की। अब अली के मन में लालच आया, उसने पूछा कि कैसे कैसे संभव है। तो शीला ने बोला कि जैसा जैसा मैं कह रही हूँ तुम वैसा वैसा करो, तुम्हारा दिन दशा सुधर जाएगा, मेरा यकीन करो। दोस्तों अली ने ठीक वैसा वैसा किया जैसा शीला ने बोला था और अली का जो दिन दशा था वह एकदम से सुधर गया। उसके पास महल जैसा घर हो गया, घर में नौकर चाकर, उसकी अम्मी की तबीयत सही हो गई, मतलब सब कुछ सही हो गया। दोस्तों अली की जो जिंदगी थी ना वह एकदम से सही हो गई, उसके पास हर एक चीज आ गया। तो अली के अंदर धीरे धीरे घमंड भी आना स्टार्ट हो गया।
वह शीला से मिलता तो था लेकिन उतना भाव नहीं देता था, जबकि शीला सच में बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव थी और वह चाहती थी अली से शादी करना, अली से प्यार करने लगी थी। बट अली बोलता था कि नहीं, मैं तुम्हें पसंद नहीं करता, मैं फातिमा को पसंद करता हूँ। अली फातिमा से मिला था कुछ महीनों पहले और उसने फैसला किया था कि मैं तुमसे शादी करूंगा, यानी फातिमा से शादी करूंगा। यहाँ पर शीला का जो मन था ना वो टूट गया और उसने बोला कि मैंने तुम्हारे लिए इतना कुछ किया, मतलब गरीबी से अमीरी में पहुंचा दिया, तुम्हारी अम्मी की जो तबीयत खराब थी उसको सही कर दिया, तुम्हारा लाइफ एकदम फुल ऐश में कट रहा है और तुम मुझे नकार रहे हो। फिर अली ने शीला को बोला कि तुमने जो कुछ भी किया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बट मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता। यहाँ पर शीला चिल्लाती हुई बोली कि देखो अली, तुम सिर्फ और सिर्फ मुझसे रात में मिलते हो और पूरा दिन तुम कहाँ रहते हो मुझे पता तक नहीं है, तुम क्या करते हो मुझे ये भी नहीं पता है। अब मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ, तुमसे शादी करना चाहती हूँ, तुम्हारे लिए इतना कुछ किया और तुम मुझे नकार रहे हो, तुम शादी करने से मना कर रहे हो, आखिर ऐसा क्यों कर रहे हो। फिर अली का जवाब बहुत ही भयानक आया। उसने बोला कि क्या कर लोगी, जो तुमको करना था वो तो तुमने कर दिया, क्या तुम मुझसे धन वापस ले लोगी, मुझे फिर से गरीब बना दोगी, चाहे तुम कुछ भी कर लो, मैं तुमसे शादी नहीं करूंगा। यहाँ पर शीला ने एक शब्द नहीं बोला, वह चली गई वहां से हट के जहाँ पे अली खड़ा था। उस समय के बाद से शीला जो थी वह अली को कभी भी दिखाई नहीं दी। अली ने फातिमा से शादी कर लिया और फातिमा को लेके आया अपने घर। दोस्तों, शादी के टाइम पे फातिमा ने अली को एक चीज बोली थी कि देखो अली, शादी तो मैं एक ही कंडीशन पे करूंगी कि मैं सिर्फ और सिर्फ रात में तुम्हारे यहाँ रहूंगी, दिन में मैं अपने मैके रहूंगी। और इन दोनों का जो घर था ना बस थोड़ी ही दूरी पे था, यानी 5 से 10 मिनट की दूरी पे था। तो अली मान गया। अली बोला कि ठीक है, घर में नौकर चाकर वगैरह है ही, खाना वे बनाते हैं, अम्मी का देखभाल वे करते हैं, तो तुम सिर्फ रात में आया करो क्योंकि मुझे तुमसे मिलना है। प्यार मोहब्बत जो है वो रात में ही होती है, तो तुम रात में आओ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। दिन में मैं अपने काम पे चला जाता हूँ, तुम अपने मैके चले जाना, मुझे कोई समस्या नहीं है। इन दोनों की शादी भी हो गई और ये 7-8 महीने से साथ में थे और सब कुछ सही चल रहा था। एक दिन की बात है, अली की तबीयत हो गई खराब और वह काम पे नहीं जा सका, वह घर पे ही था। तो उसने अपनी वाइफ को बोला कि देखो फातिमा, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, तुम मेरे पास बैठो, मेरे साथ रहो, तुम मुझे छोड़ के मत जाओ। लेकिन जो फातिमा थी वह बोल चुकी थी कि मैं दिन में चली जाऊंगी। फातिमा दिन होते होते अपनी पति की बात काट कर चली गई और यह बात अली को बहुत ही ज्यादा खराब लगा। उसके मन में ऐसा आया कि मैके में ऐसा क्या है कि यह मुझे छोड़ के चली गई। मैके में तो बहुत सारे लोग हैं, एक दिन नहीं जाएगी तो भी वो लोग रह लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन यह क्यों नहीं रुकी मेरे पास। अब अली के ना जिद पे बात आ गई। फिर अली अगले दिन काम पे नहीं गया, घर में लेटा रहा। जब फातिमा ने अली से पूछा कि तुम काम पे क्यों नहीं जा रहे हो, तुम्हारी तो तबीयत सही लग रही है, तब अली बोला कि नहीं, मेरा मूड नहीं है, मैं घर पे ही रहूंगा और तुमको भी रहना पड़ेगा, तुम कहीं नहीं जाओगी। अली ने अंदर से गेट बंद कर दिया था और वहां पे ताला लगा दिया था और चाबी छुपा के रख लिया था। अली के मन में ऐसा चल रहा था कि देखता हूँ कि आज ये मुझे छोड़ के कैसे जाती है। अली को नहीं पता था कि कुछ ऐसा होने वाला है जो कि उसने कभी सोचा ही नहीं था। जैसे ही दिन निकला, वो जो लड़की थी रूम से ही अचानक से गायब हो गई। अब अली को झटका लगा, उसको नहीं समझ में आया कि आखिर ऐसा क्यों हुआ, कहाँ चली गई फातिमा। फिर रात हुई, जब फातिमा लौटी तब अली ने पूछा कि यह सब कुछ क्या था, आखिर तुम हो कौन, अब क्या चाहती हो। अली के सवाल करने पर फातिमा ने कुछ भी जवाब नहीं दिया। अली ने बार बार सवाल किया कि आखिर तुम हो कौन। तब जाकर फातिमा जो थी वह अपने असली रूप में आई और उसका चेहरा देखकर अली के तो होश उड़ गए और उसने चिल्ला के पूछा कि शीला, तुम यहाँ पे क्या कर रही हो, तुम ये सब की कैसे, तुम कौन हो शीला, तुमने तो कभी मुझे बताया नहीं ये चीज।
तब शीला ने बताया कि देखो मैं कोई नॉर्मल नहीं हूँ, जब तुमने मुझे ठुकरा दिया था तब मैंने फातिमा का रूप लिया और मैंने तुमसे शादी की। मैं ही फातिमा हूँ, मैं ही शीला हूँ। तब यहाँ पर अली का दिमाग खुला और उसको समझ में आया कि जो शीला है वह जिन है, जिन आत्मा है जो कि किसी का भी रूप ले सकती है। यहाँ पर अली के सवाल ही खत्म नहीं हो रहे थे। वह बार बार सवाल कर रहा था कि मैं तो प्यार करता था फातिमा से, तुमने उसका रूप क्यों लिया। तब शीला ने बताया कि मैं भी तो तुमसे प्यार करती हूँ, मैंने तुम्हारे लिए घर करके दिया, तुम्हारी माँ की तबीयत सही किया, तुम्हारे यहाँ नौकर चाकर लगे और मैंने तुमसे प्यार किया, तुम्हारा बच्चा मेरे पेट में है, इतना कुछ मैं तुम्हारे लिए कर रही हूँ और तुम उल्टा मुझसे सवाल कर रहे हो। अली बोला कि ये सब कुछ ठीक है, लेकिन तुमने फातिमा के साथ क्या किया। फिर शीला का जवाब आया कि जो फातिमा है तुम्हारी प्रेमिका, वह गायब हो गई, वह कभी नहीं लौटेगी। अली का जो माथा था ना वो ठनक गया और उसने बोला कि बेहतर होता कि तुम मुझे गरीब बना देती, इस दिन दशा में तो लाके नहीं छोड़ती ना। आज मुझे बहुत बुरा लग रहा है, क्या करूं मैं, मेरा जीने का मन नहीं हो रहा है। शीला बोली कि तुम्हारा जो भी मन हो, मुझे कुछ लेना देना नहीं है, जब तक तुम इस धरती पे हो तब तक मैं हूँ और तुम मुझे छोड़ के कैसे जा सकते हो, दुनिया कैसे छोड़ सकते हो, तुम्हारा बच्चा मेरे पेट में है, इसको अनाथ कर दोगे। दोस्तों यह सुनते से ही अली जो था वह थोड़ा सा शांत हुआ। उसने पूछा शीला से कि क्या कर सकता हूँ मैं तुम्हारे लिए, बताओ, जो तुम बोलोगी मैं वही करूंगा क्योंकि मैं मजबूर हूँ। तब शीला ने अली को बताया कि देखो तुम मेरे साथ पूरी जिंदगी बिताओ, जब तक तुम हो यहाँ पे यानी धरती पे तब तक रहो, उसके बाद मैं तुमको छोड़ के चली जाऊंगी और हमारा एक छोटा सा फैमिली है, सब कुछ सही है, जैसा चल रहा है वैसा चलने दो। यहाँ पर अली भी एग्री हो गया इस बात से। उस दिन के बाद से सब कुछ सही चलने लगा। किसी को नहीं पता था कि जो शीला है वह मतलब जिन आत्मा है। गांव में सबको बस यही लगता था कि इनके घर परिवार में कुछ तो गड़बड़ है, क्योंकि जो इनकी बहू है वह दिन में दिखती नहीं है और यह लोग अपनी बहू से मुझे मिलाते नहीं है और इनके यहाँ बिना बहू का बच्चा हो गया। ये लोग कहते हैं कि बहू है, घर में है, किसी से मिलना नहीं चाहती, आखिर क्या बात है। और ये जो बच्चा है यह दूसरे बच्चों के साथ खेलता नहीं है। अगर किसी के साथ खेल रहा है, कोई बच्चा इसको मार दे रहा है, तो अगले दिन से जिस बच्चे के साथ मतलब इस बच्चे की लड़ाई हुई रहती है वह बच्चा गायब हो जाता है, वह बहुत ही बुरी तरह से बीमार पड़ जाता है। पक्का इनके घर में कोई ना कोई लोचा है। मतलब गांव वाले ना अजीब अजीब तरह के बातें बनाते थे और इन सारी बातों का अली और उसकी अम्मी किसी को भी कुछ भी जवाब नहीं देते थे। ये लोग बस इतना ही बोलते थे कि हमारा घर परिवार है, चाहे जैसा भी है, ठीक है, तुम लोग को क्या लेना देना। गांव वाले चुप, गांव वालों को कोई मतलब नहीं। धीरे धीरे टाइम कट रहा था। एक दिन ऐसा हुआ कि अली की जो अम्मी थी वह सोई तो सोते ही रह गई। अली को जब यह खबर मिली कि उसकी अम्मी इस दुनिया में नहीं है, यह सुनते से ही वह भागा देखने के लिए और अपनी अम्मी को अपने आंखों से देखा। तभी उसको अचानक से सीने में दर्द उठा और वह भी वहां गिर गया और गिरने के बाद से उसकी भी आत्मा दुनिया छोड़ दी। अब होना क्या था, माँ बेटी तो इस दुनिया में है नहीं और शीला जिन जो थी वह अपनी जुबान की बहुत ज्यादा फकीर थी। वह यहाँ पे क्यों रुकती, क्योंकि यहाँ पे तो अली था नहीं। वह भी उसी समय पूरा का पूरा घर और अपना बच्चा और इन दोनों की बॉडी लेके लापता हो गई। किसी को पता ही नहीं चला कि यह अचानक से सब कुछ कैसे गायब हो गया। गांव में इस बात का पूरा हलचल हो गया। गांव के जितने बुजुर्ग लोग थे वे लोग समझ गए कि इस घर के ऊपर किसी न किसी जिन की नजर थी, जिन ने ही इस घर को गायब किया है। गांव वालों को अली और उसकी अम्मी की बॉडी नहीं मिली और ना ही उनके यहाँ की बहू कभी नजर आई। जो छोटा वाला बच्चा था वह भी नहीं दिखा। मतलब सब कुछ अचानक से गायब हो गया।
दोस्तों, ये जो घटना घटित हुई थी इसको गांव वालों ने अच्छे से समझ लिया था, क्योंकि बुजुर्ग लोग जानते थे कि जिन आत्मा की नजर जहां पड़ती है या तो वह चीज बन जाती है या वह चीज बिगड़ जाती है, यानी कि विनाश हो जाती है। और इस घर पे जिस जिन की नजर पड़ी थी उसी ने सब कुछ बनाया और उसी ने सब कुछ विनाश कर दिया। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ हाईवे की सच्ची घटित भूतिया कहानी। तो चलिए बिना देर किए इस कहानी को स्टार्ट करते हैं। आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगा, कहानी पसंद आए तो प्लीज मुझे सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्तों, नगेंद्र नाम का एक आदमी था जिसने बहुत सारे गाय भैंस वगैरह पाल के रखा था और वह उसका दूध निकालता था, दूर ले जाकर उस दूध को बेचता था, यानी कि दूर शहर में बेचता था। क्योंकि अगल बगल में वह दूध नहीं बेचता था, रीजन बस यही था कि अड़ोसी पड़ोसी जो थे वे लोग कम पैसा देते थे और वही दूध को वह शहर में बेचता था तो उसको ज्यादा प्रॉफिट होता था। और उसके फैमिली में सिर्फ और सिर्फ उसकी एक बेटी थी जिसका नाम था गुड़िया और उसकी जो एज थी सिर्फ और सिर्फ 7 साल की थी। नगेंद्र की जो वाइफ थी वह डिलीवरी के समय पर दम तोड़ दी, तो नगेंद्र ने अपनी बेटी की परवरिश सिंगल फादर के तौर पे किया। उसने दोबारा शादी नहीं किया, कारण बस यही था कि उसकी वाइफ का जगह कोई नहीं ले सकता और पता नहीं जो नई वाली आएगी तो वह बेटी को प्यार करेगी कि नहीं करेगी। यह आदमी बहुत ही ज्यादा ईमानदार था, दूसरों का भला करता था, कभी भी किसी से बैर नहीं रखता था। हर रोज की तरह नगेंद्र ने दूध को बल्टा में पैक किया और उसके बाद साइकिल पे रख के चल दिया शहर के तरफ दूध बेचने के लिए। और जिस रास्ते से वह जा रहा था वह हाईवे था और हाईवे पे गाड़ियां जो होती हैं बहुत ही ज्यादा रफ्तार से चलती हैं। नगेंद्र बच बचाकर हमेशा की तरह साइड से जा रहा था। उसको नहीं पता था कि उसके साथ आज इवनिंग में बहुत बड़ा कांड होने वाला है। नगेंद्र जो था वह शहर पहुंचकर और सबको दूध बांटकर, मतलब जिसके यहाँ दूध देना था दे वेकर वह घर की तरफ लौट रहा था और लौटते टाइम रात के 9:30 या 10 हो रहा था। उसका रोज का काम था, बच बचा के साइकिल से वह आ रहा था। तो नगेंद्र की जो साइकिल थी ना उसमें मतलब उसने छोटा सा बल्ब लगा लिया था आगे की तरफ ताकि उसको रात रात में दिखाई दे। नगेंद्र आराम से आ ही रहा था कि उसके सामने से एक गाड़ी आई जो कि बहुत ही उल्टा डायरेक्शन में चल रही थी। इसने बहुत कटने की कोशिश किया लेकिन बच नहीं पाया और उस गाड़ी में 4 लोग थे जो कि बहुत ही ज्यादा नशे में धूर्त थे। उन चारों ने ड्रिंक किया हुआ था एकदम तगड़ा वाला, उनको पता नहीं था कि गाड़ी किधर से चलाना है, क्या करना है, और उन लोगों ने नगेंद्र को सामने से ठोका। यहाँ पर नगेंद्र साइकिल से उड़कर थोड़ी दूरी पे गिरा और वह मदद के लिए हाथ उठा के उन लोगों को बुला रहा है, लेकिन वे चारों के चारों डर गए क्योंकि बहुत भारी एक्सीडेंट हुआ था, एकदम खतरनाक वाला, तो डरना था ही। साइकिल जो था वो टूट फूट गया था। यहाँ पर जो गाड़ी का ऑनर था उसका नाम था रमन और वह गाड़ी से उतरा और वह चल के आया देखने के लिए कि जो इंसान गिरा है वह किस हालत में है। वह आया, उसके साथ साथ उसका दोस्त मोहित आया। दोनों लोगों ने देखा कि यह आदमी गिर गया है, धीरे धीरे बेहोश हो रहा है और हाथ उठा रहा है मदद के लिए, लेकिन यहाँ पर इन दोनों में से किसी ने भी मदद नहीं किया। जो मोहित है वह अपने दोस्त को बोल रहा है कि भाई चल भाग यहाँ से, अगर हम लोग पकड़े गए तो हम लोग फंस जाएंगे, बहुत ही बुरी तरह से फंसेंगे और हम लोग को बहुत ही ज्यादा कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी, तो बेहतर है कि हमें यहाँ से भाग जाना चाहिए। क्योंकि इस आदमी को हॉस्पिटल ले जाते जाते यह दम तोड़ देगा, क्योंकि हाईवे से उतरेंगे तब तो हॉस्पिटल जाएंगे और यह हाईवे काफी आगे तक जाएगा और यहाँ पे कोई है भी नहीं जो इसको देखे।
बेहतर है कि हमें चले जाना चाहिए, क्योंकि हम कितना भी कोशिश करें यह इंसान बचेगा नहीं, फालतू में हम फंस जाएंगे। फिर दोनों दोस्त नगेंद्र को छोड़ के भागे अपने गाड़ी के तरफ, और जैसे ही गाड़ी के पास आए तो उन्होंने देखा कि जो गाड़ी थी उनकी थोड़ी मोड़ी ढीली ढाली हुई है। जब दो चीज आपस में टकराएंगी तो थोड़ा तो प्रभाव पड़ेगा ना। तो गाड़ी जो थी उनकी भी डैमेज हुई थी, तो इन लोगों ने तुरंत गाड़ी को स्टार्ट किया और वहां से भाग गए। रात के मात्र 9:30 से 10 का टाइम था, और जब यह घटना घटित हुई उस समय कोई हाईवे पे नहीं था। लेकिन थोड़े ही देर बाद लोगों का आना जाना स्टार्ट हुआ, और वह जो आदमी साइकिल से पड़ा था उस पर किसी की नजर पड़ी, तो लोगों ने एम्बुलेंस बुलाया, पुलिस बुलाया और जांच पड़ताल हुआ। लेकिन तब तक बहुत ज्यादा देर हो चुकी थी, नगेंद्र ने दम तोड़ दिया था। यहाँ पर चारों दोस्त घर पे पहुंचे, और घर पे जाने के बाद से इन लोगों का जो नशा था ना वह उतर चुका था। चारों आपस में बात कर रहे हैं कि हमें क्या करना चाहिए। अगर पुलिस की जांच होगी तो हम लोग फंस जाएंगे, हमारी जो गाड़ी है ये भी डैमेज हुई है। तो उन्हीं में से एक दोस्त ने बोला कि मैं किसी मैकेनिक को जानता हूँ, एक काम करो तुम उससे बनवा लो। किसी को क्या पता चलेगा, हम चारों के अलावा कोई जानता भी नहीं है और हम लोग मुंह भी नहीं खोलेंगे। तो बेहतर है कि हम लोग कुछ दिनों के लिए शांत हो जाते हैं और इस गाड़ी को कहीं छुपा देते हैं। अब इन लोगों ने जैसा प्लान बनाया वैसा ही किया। पुलिस को भी कुछ पता नहीं चला, लेकिन नगेंद्र जो था ना वह बहुत ही बुरी तरह से दुनिया छोड़ा था। उसकी जो आत्मा थी ना वह अंदर से तड़प रही थी, क्योंकि बिना एज हुए वह दुनिया छोड़ा था। और दूसरी चीज यह कि वह मदद मदद पुकारता रहा, लेकिन चारों में से किसी ने मदद नहीं किया। नगेंद्र की जो आत्मा थी ना वहां पर अटक गई जहां पर उसका एक्सीडेंट हुआ था। वह वहां से हटती ही नहीं थी, रात में लोगों को परेशान करती थी। अगर वह आत्मा किसी को अकेले पा गई तो मार देती थी, और वह हमेशा रात में उन लोगों का इंतजार करती थी जिन लोगों ने उसको ठोका था। नगेंद्र की आत्मा को गाड़ी का कलर, गाड़ी के नंबर और 2 लोगों का चेहरा याद था, जो लोग गाड़ी से उतर के आए थे उसके पास। दोस्तों, जो एक्सीडेंट हुआ था उसको 3 से 4 महीने बीत गए थे, और जो मैटर था वो दब गया था, क्योंकि जो लोग दोषी थे वे पकड़े नहीं गए थे। अब धीरे धीरे ये चारों दोस्त कॉन्फिडेंस में आने लगे। फिर ये लोग घूमने फिरने लगे, गाड़ी को लेके घुमाते थे, मतलब सब कुछ करते थे। लेकिन हाईवे पे जाने से ये लोग डरते थे। ये लोग नीचे नीचे निकल जाते थे, बट हाईवे पे नहीं जाते थे। इन लोगों को हमेशा डर बना था, क्योंकि बहुत बड़ा कांड हो गया था। माना कि ये लोग आपस में छुपा के रखे थे, फिर भी इनको डर था। एक दिन की बात है, रमन के जो फादर थे वे अपनी बेटी को लेने के लिए तैयार हो गए, और उन्होंने रमन को बोला कि बेटा चल तेरी बहन को लाते हैं। तो रमन भी तैयार हुआ। रमन का जो बेटा था वो भी साथ में जाने के लिए तैयार हो गया कि मुझे भी बुआ के घर जाना है, मुझे भी बुआ को लेने जाना है। तो रमन बोला कि ठीक है चलते हैं। रमन जो था वह सोचा कि नीचे से गाड़ी लेके चला जाऊंगा, तभी रमन के जो फादर थे उन्होंने बोला कि देखो बेटा, नीचे से गाड़ी लेके जाओगे तो प्रॉब्लम होगा, क्योंकि बहुत ज्यादा ट्रैफिक मिलेगा। एक काम करो, हाईवे से निकाल लो, जल्दी पहुंच जाएंगे और उतना जाम भी नहीं होगा। रमन बोला कि नहीं पापा ठीक है, नीचे से चलते हैं। लेकिन रमन का कुछ भी नहीं चला। उसके फादर ने डांट के बोला कि नहीं हाईवे चलो, अगर तुमको गाड़ी नहीं चलाना है तो उतरो, मैं लेकर चलूंगा। तो रमन बोला कि ठीक है पापा, लेके चलता हूँ। दोस्तों, रमन हाईवे पे चढ़ा और हाईवे पे गाड़ी चला रहा था, और जब वह उस जगह पे पहुंचा जहां पर उसने 3-4 महीने पहले कांड किया था, तो वह सोचने लगा उस कांड के बारे में कि उससे कितनी बड़ी गलती हो गई। नशे की हालत में वह यह चीज सोचते सोचते अपने बहन के घर पे पहुंचा, और वहां जाने के बाद से बहन से मिला, उसके घर वालों से मिला, और सबसे विदाई लेते हुए अपनी बहन को लाते लाते इवनिंग हो गई थी। फिर रमन के फादर, रमन का बेटा और रमन की बहन, उसके 2 बच्चे, सारे लोग गाड़ी में पैक हो गए और इवनिंग में ये लोग चल दिए।
ये लोग फिर हाईवे से आ रहे थे। रात के 10:30 हो गए थे और रमन उसी जगह पर आ पहुंचा जहां पर उसने कांड किया हुआ था। रमन को नहीं पता था कि वह आत्मा उसके चक्कर में वहां पे बैठी हुई है। आत्मा को जैसे ही नजर आई वह गाड़ी, आप लोग विश्वास नहीं करोगे कि उस आत्मा ने क्या किया। वह आत्मा रमन के सामने आ गई अचानक से। रमन ने जैसे ही नगेंद्र को देखा, वह गाड़ी मुड़ाने के चक्कर में गाड़ी को लेके ही नीचे गिर गया। जितने भी बाउंड्री लगे हुए थे ऊपर, वह तोड़ते हुए गाड़ी लेके नीचे गिरा और गाड़ी में जितने भी लोग थे एक ही बार में सारे लोग चल बसे। यहाँ पर उस आत्मा को थोड़ी तो शांति हुई और वह खुश हो गई, लेकिन आत्मा जो थी उसका बदला अभी भी कंप्लीट नहीं हुआ था। और यह जो घटना थी ना, यह चर्चा का विषय हो गया। पूरा चारों तरफ पेपर में निकल गया। सारे लोग यही बात कर रहे थे कि एक पूरी की पूरी फैमिली एक ही साथ चल बसी और उस गाड़ी में 3 जनरेशन था जो कि एक ही साथ चल बसा। यहाँ पे किसी को नहीं पता कि वह आत्मा का कांड है। दोस्तों, लोग जो थे ना अलग अलग टाइप की बात कर रहे थे। सारे लोग बोल रहे थे कि हाईवे जो है वो अच्छा नहीं है, क्योंकि आए दिन वहाँ पे एक्सीडेंट होता रहता है और ज्यादातर एक्सीडेंट सिर्फ और सिर्फ रात में होते हैं। दोस्तों, इतने बड़े घटना घटने के बाद से एम्बुलेंस आया, बॉडी गई हॉस्पिटल, पुलिस आया, पूरा जांच पड़ताल हो रहा था और इसी बीच जो रमन का दोस्त था मोहित, वो भी आया और उस आदमी को आत्मा ने देख लिया। आत्मा जो थी वह उसके पीछे पड़ गई, क्योंकि आत्मा को सिर्फ और सिर्फ 2 शक्ल याद था। उसको पता था कि गाड़ी में 4 लोग हैं, बट शक्ल सिर्फ और सिर्फ 2 को याद था। आत्मा जो थी वह टॉर्चर करना स्टार्ट कर दी। मोहित से बार बार पूछती थी, कौन थे, बता दो, तुमको छोड़ूंगा नहीं, तुमको ये करूंगा वो करूंगा, लेकिन मोहित ने कभी भी कुछ भी बताया नहीं। मोहित को समझ में आ गया था कि उसने जो कांड किया था उसी का भुगतान है, उसी की वजह से जो रमन है और उसकी फैमिली है दुनिया छोड़ी है और यह आत्मा मेरे पीछे पड़ी है। आत्मा जो थी ना वह पहले सामने आके पूछती थी, लेकिन मोहित मुंह नहीं खोला। इसकी वजह से उसके शरीर में रहने लगी, उसको बहुत ज्यादा परेशान करने लगी, उसको डराने लगी, धमकाने लगी, क्योंकि वह चाहती थी कि चारों को दुनिया से हटाना। मोहित जो था वह आत्मा से तो डरता था, लेकिन उसने अपने दोस्तों के बारे में नहीं बताया। वह अपनी दोस्ती को बचा लिया। उसने अपने घर वालों को भी नहीं बोला कि मेरे साथ ऐसी ऐसी घटना हो रही है, और मोहित के साथ जो भी घटना घटित होती थी घर वाले भी चौंक जाते थे। घर वालों को भी नहीं समझता था कि ये चीज क्या हो रहा है। जो आत्मा थी ना वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में थी। उसने क्या किया कि मोहित के शरीर में घुस के और आधी रात को घर से निकल के उस जगह पे गई जहाँ पे वह आत्मा दुनिया छोड़ी थी। वहां पर जाके ऊपर चढ़ के वहां से कूद गई और कूदने के बाद से उसने मोहित का शरीर छोड़ दिया। मोहित नीचे आया और वह भी तड़प तड़प के दम तोड़ दिया। अब यह घटना बहुत ही ज्यादा भयानक था। पुलिस भी नहीं समझ पा रही थी कि एक्चुअल में ये हो क्या रहा है। यहाँ पर ही इसी जगह पे ही इसी पॉइंट पे ही क्यों लोग आ रहे हैं, लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं, आखिर यह क्या है? यह किसी किलर का काम है या लोग जानबूझ के कर रहे हैं या कुछ और चीज है? पुलिस जो थी वह अपना दिमाग दौड़ा रही थी, लेकिन धीरे धीरे पूरे शहर में, पूरे गांव में न्यूज फैल गया कि रात के टाइम पे कोई भी उस हाईवे पे आए जाए नहीं, क्योंकि अकेले पाकर कोई ना कोई आत्मा किसी न किसी को मार दे रही है। दोस्तों, आप लोग जानते हैं इस बात का खुलासा कब हुआ कि यह सारा का सारा कांड आत्मा कर रही है? लोगों के अंदर तो शक था कि आत्मा का ही काम हो सकता है। लोग ऐसे अंदाजा लगाते थे किसी का एक्सीडेंट हुआ होगा, किसी की आत्मा होगी जो भटक रही होगी, जो ये सब कुछ कर रही होगी। लेकिन सचमुच में खुलासा उस दिन हुआ जिस दिन मोहित की माँ ने जांच पड़ताल करवाया। जब उन्होंने पंडित, तांत्रिक वगैरह से दिखाया, तब जाकर उस तांत्रिक ने बताया कि हाँ, आप सही सोच रही हैं, आपका जो बेटा था अजीब तरह की हरकतें करता था, क्योंकि उसके शरीर में एक आत्मा थी और उस आत्मा ने ये सब कुछ किया है।
अब मोहित की माँ बोल रही है कि आत्मा ऐसा क्यों करेगी, मेरे बेटे ने उसका क्या बिगाड़ा है, आप पता कीजिए। फिर तांत्रिक ने बोला कि देखिए माताजी, जो होना था वो तो हो गया है और आत्मा जो है बहुत ही ज्यादा विशाल है, मैं उसको यहाँ पे नहीं बुला सकता, वो मेरे बुलाने से आएगा भी नहीं, तो एक काम कीजिए, आप लोग संतोष कर लीजिए। तांत्रिक यह बोल के चला गया, लेकिन मोहित की माँ को अंदर से संतोष नहीं हो रहा था। वह जानना चाह रही थी कि मेरे बेटे के साथ ही ऐसा क्यों, आखिर उसने किसका क्या बिगाड़ा है। फिर मोहित की माँ ने दिमाग दौड़ाया कि अभी कुछ दिन पहले रमन दुनिया चल बसा अपने पूरे परिवार के साथ, और यहाँ पर मेरा बेटा, अब आगे कौन, ये आत्मा किसको परेशान करेगी। फिर मोहित की माँ ने मोहित के जो 2 दोस्त थे उनको बुलाया, उनसे बातचीत किया, उनसे पूछा कि बताओ तुम लोगों ने कुछ किया है क्या, क्यों आत्मा पीछे पड़ी है। तब वे दोनों डरते हुए बोले कि हाँ आंटी, आप सही सोच रही हैं, हुआ था, हमसे कांड हुआ था। जो रमन था उसने गाड़ी ठोक दिया था और मोहित आगे बैठा हुआ था, उनके बगल में हम दोनों पीछे थे और हम लोग बहुत ही ज्यादा नशे की हालत में थे, और उन दोनों ने ये गलती किया कि जो इंसान पड़ा था हाईवे पे उसको ये लोग हॉस्पिटल लेके नहीं गए। हम दोनों बोलते रहे कि उसको हॉस्पिटल लेके चलते हैं, शायद वह बच जाएगा, लेकिन वे दोनों नहीं गए और डर के मारे हम लोग नीचे नहीं उतर पाए। हमें बहुत डर लगा तो हम लोग गाड़ी में ही रह गए और इन लोगों ने गाड़ी की बाद में सर्विसिंग वगैरह करवा दी, इसीलिए यह बात आप लोगों को पता नहीं चला। फिर मोहित की माँ को सब कुछ समझ में आ गया और उन्होंने संतोष किया। अब वो कर भी क्या सकती है, उनके बेटे ने कांड किया तो भुगतना तो था ही, और वह हमेशा अपने बेटे को याद करती रही और उन्होंने इन दोनों बच्चों को यानी अपने बेटे के दोस्तों को बोल दिया कि बेटा तुम लोग संभल के रहो, तुम लोग तांत्रिक वगैरह से ताबीज ले लो, नहीं तो वह आत्मा तुम्हारे पीछे भी पड़ जाएगी, और मैंने पूरा जांच पड़ताल वगैरह करवाया है, वह आत्मा का ही किया धरा है, तो तुम लोग थोड़ी सावधानी से रहो। तो जैसे मोहित की माँ ने बोला दोनों लोगों ने वैसा किया और इन दोनों की जान बच गई। आत्मा ने इन दोनों को कभी भी परेशान नहीं किया। मुझे ऐसा लगता है कि आत्मा को पता ही नहीं होगा कि अंदर दोनों कौन बैठे थे। तो मिलिए सुदामी आंटी से, ये हमारे कैंपस में रहती हैं, तो इन्होंने मुझे बताया कि इनको एक हॉरर स्टोरी पता है जो सचमुच में घटित है, तो हमने सोचा कि सुदामी आंटी से जानते हैं। तो स्टार्ट करें, बताइए क्या हुआ था आपके पापा के साथ। हमारे पापा जो दोस्त लोग रात में गए, हाँ। बाथरूम गए, नदी के किनार था, लैट्रिन गए, हाँ। लैट्रिन गए तो सब लाइन से सब, पहले तो शौचालय नहीं था, हाँ हाँ हाँ। तो नदी के किनारे में लैट्रिन कर रहे थे। हाँ, पहले लोग खुला में जाया करते थे। खुला में जाते थे। हाँ। तो उसमें से एक आओ आके बैठ गया साइड से। अच्छा, आदमी था या औरत थी बैठने वाला? लड़का अजीब तरीका से था। अच्छा अच्छा अच्छा। तो उनको कहा कि वो लोग 4 आए हैं, तो हमारे बाबूजी बोले ना कि हम लोग 4 न हैं, तो ये 5 के आ गया। अच्छा। हाँ। तो देख रहा था उसको मुंह अजीब तरीका के ऐसे कैले। हाँ। तो कहा हमारे बाबूजी के लाओ तो लठिया रे, तो लठिया तो क्या किया कि जाके वही एथिया में पनिया में कूद गया चबाक सीखा। अच्छा अच्छा। मारने के लिए दौड़े, डंडवा से देखेगी तो पनिया में चबाक सीखा कूद गया, अलपटा हो गया। वही उनको थरथरा के अपना जान बचाए। हाँ। अपना चला है। अच्छा, मतलब पहले के टाइम में जो लोग बताते हैं कि बुड़ुआ, हाँ, जिसको बुड़ुआ भी बोलते हैं, हाँ, पंडुआ भी बोलते हैं, ये सचमुच में होते हैं ना? हाँ हाँ, सचमुच होते हैं। जो लोग नदी किनारे जाते हैं या तालाब उलाब में जाते हैं, अकेले रहते हैं, तो आता है वो आता है। अच्छा, क्यों लोगों को मारना चाहता है? वो मारना क्यों चाहता है, जो डूब के मरता है ना, तो ही बन जाता है पंडुबा। हाँ। और वही डुबा के सबको मारना चाहता है। लेकिन क्यों, मतलब बदला लेना चाहता है या फिर दोस्त बनाना चाहता है? बदला लेना चाहता है कि हम डूब के मारे तो हम किसी का हम भी मारे उसको। अच्छा, उनके अंदर बहुत उसको अच्छा लगता है ऐसे करने में, डूबने में। मतलब पहले के सारी चीजें सही होती थी। अच्छा,
अब वैसे भी गंगा के किनारे जो बॉडी वॉडी जाती है ना हाँ। अंतिम संस्कार के लिए, हाँ। तो वो सारी भी आत्माएं घूमती हैं। हाँ लोग ये भी बोलते हैं हाँ। कि पंडुआ तो रहता ही है साथ में, ये सारी भी आत्माएं रात में हाँ। घूमती हैं। हाँ। और पहले के समय में शौचालय ना होने की वजह से लोग सुबह या फिर शाम में ही जाते थे। जाम में जाती हाँ, और बहुत सारे लोग तो किनारे ही जाते थे नदी उदी के, नदी किनारे। ताकि वो पूरा साफ सुथरा होके नहा धोवा के नदी से ही वो लोग लौटेंगे। सुदामी आंटी, ये जो आप कहानी बताई है ये तो आपके फादर के साथ हुआ, वो किस्मत वाले थे कि बच गए। और किसी और के साथ भी कुछ घटना घटित हुई है? हाँ हुआ है। किसके साथ? ये वो जो पेड़ था, इमली का पेड़ था, हाँ। तो रास्ते में जाता था और उसको पकड़ लेता था। अच्छा। रात वही रास्ता था, आने जाने का रास्ता वही था तो इमली के पेड़ के से तो ही? लेडीज को पकड़ लिया। अच्छा, उस पे कौन रहता था इमली के पेड़ पे? वही प्रेत रहता था, भूत रहता था। अच्छा। हाँ। तो भूत रहता था, वो पकड़ लिया तो उसको देह में सब पता नहीं चला। हाँ। अब जहाँ जाता था ऐसे मुड़ी झूमता था। अच्छा। तब कहता था कि हाँ वो इसको हमेशा उसको तबियत खराब हो जाता था, पजाम में तब मुड़ी झूमता, तो उसको फिर ऐसे ऐसे करने लगता था, भूत खिलाने लगता था। हाँ। अपना बाल उल अजीब तरीका से करता था। तो उसको फिर उसको बहुत तबियत खराब हो गया। हाँ। तो भगत के यहाँ ले गया। भगत मतलब तांत्रिक? हाँ, तांत्रिक के यहाँ ले गया उसको। हाँ। तो उसको हुआ खिलाने लगा, दिखाने लगा, पूरा झूमने लगा। हाँ। तो तांत्रिक पूछा इसको क्यों धर लिया? हाँ। तांत्रिक बोला कि क्यों धर लिया? तो हम रास्ता में जा रहा था तो हम बैठे हुए थे, मुझको लांग दिया। अच्छा। लांग दिया, हम उसको पकड़ लिए। अच्छा। इसी से हम उसको छोड़ नहीं रहे हैं। हाँ, तो बाद में छोड़ा कैसे हो? छोड़ा तो उसको बहुत कुछ उसको किया, पूजा पाठ करके उसको खिलवा के मार के, छड़ी से मार के, डंडा से मार के। अच्छा, मतलब जो भगत था वो डंडा से छड़ी से मारा के उसको मारा, उसको भगाया। अच्छा, तब जाके भागा। दोबारा उस औरत को ही नहीं पकड़ा? नहीं, लेकिन अच्छा, मैंने सुना है कि जितनी भी ऊपरवार हवाएं होती हैं, मतलब आत्माएं, अगर वो किसी को पकड़ लें तो बहुत बुरा कर देती हैं, छोड़ती नहीं है, तो पूरा शरीर तोड़ देती हैं। तो तुरंत धड़ा गया ना। हाँ, ये वाला किस्मत, मतलब आप जितनी भी कहानी बता रहे उसमें जितने भी लोग हैं सब किस्मत वाले हैं, तभी तो बच गए, वरना बहुत सारी आत्माएं ऐसी होती हैं जो मार वार के अपने साथ ले जाती हैं, मतलब जिद्दी आत्मा होती है। मारिए देता था। हाँ। उसको नहीं तो लगाती जल्दी करता ना। हाँ। उसको जान खा जाता था। अच्छा। तो हाँ। जल्दबाजी हो गया तब तो बच गए। हाँ, वो भी है, क्योंकि वो लोग खून पीने आते हैं। मुझे ऐसा लगता है कुछ आत्माएं तो जानबूझ के आती हैं बदला लेने के लिए कि तुमने क्यों हमको परेशान किया, क्यों हमारे स्थान से चली गई, क्यों हमको लांघ दिया, ये सब भी है। रास्ते में दिखाई नहीं देता, उसको आदमी नहीं देखेगा तो लांघिए न देगा। तो अब इंसान को क्या पता कि बीच में कौन बैठा है कौन नहीं बैठा है? इंसान को क्या पता है? हाँ, अब पता तब चलता है जब वो बहुत कुछ बिगाड़ चुके रहते हैं आत्मा। तब आप जानती हैं पटना सिटी में, मतलब उधर मछट्टा वगैरह है ना, उधर एक दरगाह है। दरगाह, वहाँ पे झाड़ फूक वगैरह भी होता है। कभी आप गई हैं उधर? गए नहीं है, बाकी सुनते हैं कि होता है। बहुत लोग दरगाह, कच्ची दरगाह मियाँ लोग का है। हाँ, उन्हें बहुत होता है। हाँ। क्योंकि मुझे भी कोई बता रहा था तो मैं भी सोच रही थी कभी जाके देखती कैसे आत्मा खेलता है। कभी आप सामने से देखी है किसी को जो झूम रहा हो, बाल बाल खोल के? हाँ, दिखा रहा था। भगत भी ने बुलाया गया है, तो दम ऐसे करके कैसे मुँह पूरी बाल खोल कर ऐसे करके एकदम अजीब तरीका से करता है। तो कहा कि क्या है, हमको लांग लिया है, हम उसको हम छोड़ेंगे नहीं। हम जीवा उसको पकड़ के हम खून चूस लेंगे, कैसे छोड़ेंगे उसको मारा भगत तक छुड़ाया गया। अच्छा। उसको पूजा देकर उसको पड़काएगा, सीधे उसको मार के खत्म करेगा। अच्छा। हाँ, वो सभी तो पूजा पाठ मांगता है सब ना? हाँ, बहुत लोग पूजा पाठ मांगता है, तो बहुत लोग काहे आदत लगाएगा। सुदामी आंटी, आपने 2 कहानी छोटा छोटा बताया है। अब आप मुझे ये बताइए कि आपको पता है कि डायन सचमुच में होती हैं और वो सब जादू टोना करती हैं? हाँ, होती है।
देखी है किसी डायन को? हाँ, डाइन को देखे हैं। 4 बजे भोर में जब दशहरा घुसता है ना, हाँ। तो जैसे ही दशहरा चालू होता है तो वो दिन सब कहता है कि काजल सब बच्चे सबको लगा लेना एक। अच्छा। कि हाँ। भोरे होके सब तो एक कम के बिहान होके डाइन नाचना शुरू कर देता है। अच्छा, किसी डायन को नाचते हुए देखी है? हाँ, तो भोर में नाचता है डाइन। अच्छा। बहुत भोर में वही जो दशहरा चालू होता है ना, तो डाइन नाचता है सबको किक्कर एकदम किक करने के लिए। डाइन एकदम भोर में सूप लेके नाचता है, करता है। हाँ। खूब नाचेगा। हाँ। जानती हैं, मैं भी सुनी हूँ ना कि दशहरे के टाइम पे जब दुर्गा जी वो आती हैं, हाँ। तब वो सब भी अपना तंत्र मंत्र वगैरह हाँ। जगाती हैं सब। हाँ, जगाती सूप लेगा, सब नंगा हो जाता है, नंगा सब हो बाल खूब- खोल देता है बाल सब। खोल के खूब नाचता हाँ, है। दिया हुआ जला के सूप पे रख के खूब हाँ, नाचेगा सब। नाचता है। हाँ, तो हाँ। ये सब भी कभी किसी डायन को नाचते हुए देखी है सचमुच में सामने से? नहीं, वो लेडी से सब नाच रहा था भोर में। तो हमारे बाबूजी देखे हैं। हम नहीं देखे, मेरा बाबूजी कहीं डायन बोले, हे बाबूजी तो कोई हाँ जब हम डायन के देखी ना फलना नाच हली वो फलने अब जाने अच्छा। पहचान के आदमी नाच रहा। अच्छा, तो नाम तो नहीं ले सकते यहाँ नाम पे? नहीं ले हाँ। सकते हैं। तो बाबूजी कहे ना कि हाँ जो ऊपर से कूद गई वो लेडीसिया हाँ। और लगते भोरवा में नाच रहा था। अच्छा, आप बताइए, उसको कुछ हुआ नहीं? ऊपर से नहीं। कूद गई वो? हाँ, कूद गई। अच्छा। बाबू का के कूदला तो वो फिर वो जैसा पता हो गया, भाग गया। न पता हो गई। हाँ। अच्छा, मतलब आपके पापा जो थे वो कई बार सामना किए हैं हाँ, डायन हाँ। भूत प्रेत वगैरह का? हाँ, बाबू पंडुओं के सामना करे। पंडुगा का भी सामना किए थे। हाँ। आज पहले के लोग न समझ जाते थे कि हाँ भूत प्रेत है, क्योंकि उन लोग को आदत था। वो लोग होशियार थे, समझदार थे। आजकल के लोग विश्वास नहीं करेंगे, सब पढ़े लिखे होते हैं ना, फिर वो लोग बोलेंगे कि नहीं नहीं आप झूठ बोल रहे हो, ऐसा कुछ नहीं होता है। लेकिन ये सचमुच में होता है ना? कैसे वो बोले कि चौथा आके बैठ गया। हाँ हाँ हाँ। देख लिया तो ना कहा हाँ हाँ कि हम लोग 4 थे तो चौथा के आया, हाँ, 5वां के आया। हाँ, के हाँ, आया। बात तो सही है। तो नहीं तो करता लाठी से मारते तो कोई के खींचिए लेता था उनमें से। हाँ, खींच कर तुरंत पानी में पानी डाल दबा देता। दे दो। और गंगा जी कितनी बड़ी है, हाँ। कोई कैसे ढूंढेगा, कैसे हाँ, निकालेगा? नदी में ले कूद जाता था। हाँ हाँ तो हाँ। लाइन से सब लैट्रिन करने के लिए बैठ जाता है। तो नहीं देखते तो खींचिए लेता। वो लाठी ले गए वो ऐसा किए कि लगले जाके कूद गया आराम से। डर गया डर गया। डर गया। हाँ, आप जानती हैं, आप लोग कहते हैं ना, मतलब हमारे दादा नाना नानी ये लोग बताते हैं कि इंसान अगर मजबूती दिखाए, मतलब हिम्मत दिखाए, तो वो आत्माएं डरती हैं। हाँ। क्योंकि आत्मा के पास ज्यादा शक्ति नहीं होता है। हाँ। इंसान जो है ना, अगर डर गया तो मार देंगी, अगर इंसान नहीं डरा तो फिर इंसान जीत जाएगा। ऐसा है। चलिए, बहुत ही अच्छा लगा आपसे मिलकर और आपकी कहानी बहुत ही प्यारी थी। थैंक यू। कहानी पसंद आए तो प्लीज लाइक एंड शेयर कीजिएगा, और मेरे चैनल पर नए आए हो तो पक्का सब्सक्राइब करके ही जाना, ताकि इस टाइप की और भी हॉरर स्टोरी आपको देखने को और सुनने को मिल सके।